हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबको गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो है बिहार स्पेशल का, स्पेशली हिस्ट्री ऑफ बिहार। हिस्ट्री ऑफ बिहार। बिहार का इतिहास आज हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ना है। इसमें कमेंट भी नहीं दिख रहे हैं स्टूडेंट के। अच्छा, अभी आएंगे तो स्टार्ट कर दूं या अभी 2 मिनट रुको, चलाते रहो, ठीक है। हाँ जी, हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज हिस्ट्री ऑफ बिहार। हमें पढ़ना है इतिहास स्पेशली बिहार का, क्योंकि जो भी परीक्षाएं यानी कि बीपीएससी के जो स्पेशली पीटी जो अब तक ट्रेंड हम देख रहे हैं पीटी के अकॉर्डिंग, इसमें हम क्या देखते हैं कि अप्रॉक्स नहीं भी तो लगभग 30+ के आसपास जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे लगभग जो हिस्ट्री से हैं वो क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए ये सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मल यानी कि अगर आप बात करें कि हम अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, और कि मैम अगर इसमें क्या फ़र्क है और अगर बिहार हिस्ट्री की बात करें तो इसमें क्या अंतर है। क्योंकि देखिए स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसका जो अपना इतिहास होता है, यानी बिहार की जो भी हिस्ट्री है इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंस इसका बढ़ जाता है। कारण ये भी है क्योंकि आप अपने क्षेत्र के इतिहास को अगर नहीं जानेंगे। यस नीरज, गुड मॉर्निंग। दीप शिखा, ओके, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। आज का जो देखिए यहाँ पर बताना ये है। हाँ जी संजय, गुड मॉर्निंग। सब लोग आ जाएं, जितने लोग हैं लाइव आ जाएं। मैं आ चुकी हूँ और यस आ जाएं आप सभी के सभी। और चूंकि ये जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, दैट्स वाई इस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आप लोगों को एज यू नो कि 66 जो पीटी है ऑलरेडी अनाउंस है, और उसमें अगर आप बिहार का हिस्ट्री अगर आप सही नहीं करते हैं और उसमें अगर आप परफॉर्मेंस बेहतर नहीं करते हैं तो फिर क्या हो जाते हैं, थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं आपके। तो फर्स्टली यू हैव टू परफॉर्म इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में आपको क्या करना होगा, परफॉर्म करना ही होगा और बेहतर परफॉर्म करना होगा। ये सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि अगर हम लोग देखें, जैसा कि हम जान रहे हैं कि भाई 66वीं बीपीएससी क्या हो चुका है, प्रीलिम्स अनाउंसमेंट हो चुका है ऑलरेडी। दिसंबर में एक एक्सपेक्टेड डेट जो है वो भी अनाउंस्ड है, यहाँ 27 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। वो एक्सपेक्टेड डेट है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बीपीएससी के पीटी के रिगार्डिंग स्पेशली बिहार का जो हिस्ट्री है उसके सेक्शन का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। यहाँ पर अभी हम बहुत सारी चीज़ों पे क्या करेंगे, पहले तो कुछ सेक्शन में स्पेशली डिस्कशन कर लेंगे कि आखिर ये सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। और हम हर बार जो ट्रेंड देखते चले आ रहे हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग, वो क्या देख रहे हैं कि रेगुलर क्या हो रहा है, हमारे क्वेश्चंस इसके बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमारा फोकस जो है स्पेशली बिहार के इतिहास के कंटेक्स्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना है मुझे। जैसे अगर हम लोग बात करें इतिहास के बारे में, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, लेकिन हम लोग यहाँ बात क्या करना है, हमें बात करना है बिहार का इतिहास। हमें बात क्या करनी है, बिहार का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ बिहार। हिस्ट्री ऑफ बिहार। अब यहाँ हमें देखना है क्या है कि हिस्ट्री ऑफ बिहार में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर लगभग क्या है कि 3 सेक्शन हमें यहाँ दिखाई देते हैं। अब 3 सेक्शन में क्या क्या है ये भी हम देख लें। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया हमारा एंशियंट, ये हो गया हमारा मेडिवल, और ये हो गया हमारा मॉडर्न। इसको अगर हम लोग अपने शब्दों में लिखें, यानी अगर हम इसको बाइलिंगुअल भी बताते चल रही हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा क्या रहे, आसानी रहे। प्राचीन भारत, बट हम लोग क्या कह रहे हैं, बात यहाँ पे हो रही है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये बिहार के कंटेक्स्ट में है। यहाँ जो बातें हम लोग कर रहे हैं वो किसके कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, ये बिहार के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। प्राचीन हो गया यहाँ पर,
प्राचीन, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, दिस इज मध्यकालीन, ये क्या है, मध्यकालीन है, और ये क्या है, हमारा आधुनिक है। यानी आधुनिक कंटेक्स्ट हम बात किसकी कर रहे हैं, बिहार के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। यस, हम लोग बात किसके कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, बिहार के कंटेक्स्ट में। तो हमें समझना होगा कि अगर हम लोग बात करें कि हिस्ट्री के 3 सेक्शन हैं, एंशियंट हो गए, मेडिवल हो गए और मॉडर्न हो गए, और ये तीनों सेक्शन हम क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा लगभग, अगर हम लोग बात करें इस सेक्शन की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन, तो ये सेक्शन तो आप अगर नॉर्मल हिस्ट्री जो पढ़ते हैं, यानी अगर हम भारतीय इतिहास पढ़ें और अगर हम बिहार का हिस्ट्री पढ़ें तो फर्क नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री वहीं से क्या हो रही है, शुरू हो रही है। मीन्स पूरा का पूरा आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर आप छोड़ देते हैं तो उसके अलावा हम क्या देखते हैं, स्टोन एज ऑलरेडी कहाँ पर है, बिहार में, उसके कंटेक्स्ट में ऑलरेडी वहां पर हमें दिख रहे हैं जो साइट है, और उसके रिगार्डिंग्स क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो पूरा का पूरा, यानी इस सेक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर पाषाण काल, पाषाण काल इट मीन्स स्टोन एज, जहां से क्वेश्चंस हमारे रेगुलर आते हैं पीटी में, और स्पेशली स्टोन एज में क्या पूछा जाता है कि हमारे साइट्स पूछे जाते हैं, जैसे चिरांद हो गया, चेचर हो गया, तो ये कौन से साइट्स हैं और यहाँ पर किस टाइप के एविडेंसेस मिले हैं, तो इसके बारे में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर स्टोन एज के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें। उसके बाद हम लोग आते हैं पूरे के पूरे मगध के बारे में, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें मगध, तो मगध की स्थापना कैसे हुई, और फिर मगध एम्पायर अगर बना तो कैसे बना, मगध का क्या है, एक अपना इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि मगध का मतलब मौर्य नहीं है, ठीक है। यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि मगध, इट डजंट मीन कि मौर्यंस, मगध का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग शासक आए हुए थे, अलग अलग रूलर्स ने यहाँ पे रूल किया है, और हम क्या देखते हैं कि ऑलरेडी वैदिक एरा में बहुत सारे ऐसी इसमें एविडेंसेस मिलते हैं कि मगध जो है वहां पर पहले से क्या था, एग्जिस्ट कर रहा था। और अकॉर्डिंग टू सोर्सेस कि हम क्या देखते हैं, सदानीरा नदी जो है, स्पेशली जिसको गंडक नदी का जो एंशियंट नाम है, वहां पर देखने को मिलता है कि वहां पर एंट्री हुई थी वैदिक काल में, और उसके बाद से ही क्या हो जाता है कि यहाँ पर यानी मगध साम्राज्य जो है उसका धीरे धीरे विस्तार होना शुरू होता है। तो ये बात हम लोग करते हैं किस पर, ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मगध। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि मगध में मौर्यंस आते हैं, ठीक है ना, मौर्यंस में मगध नहीं आता है, क्योंकि मगध है तो मगध में ऑलरेडी कई सारे क्या रहे, एम्पायर्स रहे, जैसे हरियंग डायनेस्टी हो गया, शिशुनाग डायनेस्टी हो गया, उसके बाद आप नंद डायनेस्टी हो गया, एंड आफ्टर दैट मौर्यन डायनेस्टी। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि अलग अलग डायनेस्टीज हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो ये हो गए यहाँ पर मगध में। अगर हम लोग बात करें इसको अभी और इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, अभी बस समझने के लिए है कि क्या क्या हम लोगों को इसमें काम क्या करने हैं, ठीक है। अब इसमें चूंकि ये स्पेशल हो जाते हैं हमारे कौन, मौर्यंस। जो मौर्यंस हैं ये क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी कंटेक्स्ट में। क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस हो गया, जैसे अगर हम बात करें कि मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मौर्यंस, उसमें जो है जो अधिकारी हुआ करते थे, जस्ट लाइक रज्जुक क्या कहलाते थे, सीता अध्यक्ष किसको बोला जाता था, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हम देखते हैं, जो वहाँ के न्यायाधीश थे, यानी अगर बात करें कि मगध में जो उस टाइम पे जुडिशियरी सिस्टम के जो न्यायाधीश हुआ करते थे, उनको क्या कहा जाता था, ठीक है। कंटक शोधक, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं आप लोगों के बिहार की हिस्ट्री में, कंटक शोधक कौन था इसके रिगार्डिंग। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि स्पेशली मौर्यन के कंटेक्स्ट में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मौर्यंस, तो हम क्या देखते हैं कि वहां पर स्पेशली हमें क्या दिखाई देता है कि मौर्यंस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, रिगार्डिंग धम्मा ऑल्सो, धम्मा इन द सेंस कि जो अशोक ने स्टार्ट किया था। यहाँ भाई धम्म की अगर हम लोग बात करें तो धम्म है क्या, और धम्म के रिगार्डिंग अशोक के द्वारा जो कार्य किए गए थे, स्पेशली जो उसके 14 अभिलेख हैं और उसके जो 7 पिलर स्तंभ लेख हैं, तो उसमें किस तरह की बातें हैं। और समटाइम कई बार तो जैसे अशोक के द्वारा पशु बलि पर निषेध किसमें बताया गया है, ये कौन से अभिलेख में है, या अशोक के 14 अभिलेख में से किसमें ये पाया जाता है, अशोक के 14 शिलालेख में से ये किसमें उत्कीर्ण है।
तो ये बात हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग, यानी कि जो 14 का 14 जो हम एडिक्ट्स देखते हैं, इसको स्पेशली 14 रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं, रॉक एडिक्ट्स बोला जाता है इसे, रॉक एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट का मतलब ही हो गया इसे शिलालेख। शिलालेख का मतलब ये होता है कि जब हम पत्थरों को काट करके उस पर अपनी बात को क्या करवाते हैं, लिखवाते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू धम्माज, क्योंकि अशोक धम्म को फॉलो कर रहा था और अपने मैसेज को अपनी जनता तक पहुंचाने के लिए उसने किसका सहारा लिया, उसने सहारा लिया इन शिलालेखों का। यानी ये 14 रॉक एडिक्ट जो हैं उसके माध्यम से उसने क्या किया कि अपनी बातों को पहुंचाया, और बातों में इन द सेंस कि क्या, जो भी बेहतर बातें जिसे हम कहते हैं उस तरह की बातों को उसने क्या किया है, बताया है। कम आ रही है? अच्छा, अब ठीक है। अच्छा, अब कितने देर से चल रहा है? बस अभी 10 मिनट, आई गेस 10 मिनट हुआ है स्टार्ट हुए हुए। हाँ, 5 से 7 मिनट। आप थोड़ा तेज बोलेंगे प्लीज, क्या कह रहे हैं? हाँ, बस अभी यही लिख रखा है मैंने। पानी पिलवाएंगे? थोड़ा तेज कर दीजिए, मैं सुन लूँ क्या बोल रही है। अभी ये जस्ट हार्डली 5 to 10 मिनट्स हुआ है। क्या नाम है आपका? हाँ, चंदन जी, बस 5 to 10 मिनट्स हुए हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, उसके लिए परेशान। मैं फिर से समझा दूंगी। आज वैसे भी इंट्रोडक्टरी क्लास है, आप लोगों का एक तरह से परिचय वाली क्लास है, तो कि बिहार इतिहास में हम लोगों को पढ़ना क्या है और किस प्रकार से पढ़ना है, तो इसके लिए बहुत समस्या वाली बात नहीं है। मैं फिर से समझा दूंगी। मुझे पता, चूंकि मॉर्निंग के टाइम पे अक्सर बच्चे लेट हो जाते हैं, है ना। ठीक है, चलिए। अब अभी देखिए, मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, मैंने बस सिर्फ बताया है अभी कि हम लोगों को पढ़ना क्या है हिस्ट्री में, स्पेशली इन बिहार हिस्ट्री में हम लोगों को क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। आवाज आप लोगों को आ रही है अब तेज? ओके 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 ओके, ठीक है। तो देखिए, अब फिर से मैं, जो भी बच्चे लेट भी अगर आए हैं तो कोई बात नहीं है, इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ इसमें क्या है। क्योंकि आज वैसे भी मैंने बताया कि आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, थोड़ा सा हो सकता है मे बी आपके आने में थोड़ा लेट हो गया, बट नो इशू, यहाँ पर हम लोग आगे बता सकते हैं। अभी देखिए, बिहार हिस्ट्री के बारे में बात हो रही थी। फिर से सुन लीजिए, 3 पार्ट से, जैसा आप सभी जानते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों के तीनों हमें क्या करने हैं, बिहार के कंटेक्स्ट में पढ़ने हैं। और बिहार में क्या है, चूंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे आते हैं, और अगर हम 40 या 30, आप हमेशा, आप जो ट्रेंड है बीपीएससी का उसे अगर देखें तो 30 प्लस ही क्वेश्चन जाता है हिस्ट्री का, स्पेशली बिहार के कंटेक्स्ट में भी अगर हम देखें तो हमें करना क्या है कि इस सेक्शन को एटलीस्ट मजबूत करना पड़ेगा एनी हाउ, तभी हमारा कहीं ना कहीं जो 66वीं बीपीएससी का जो ड्रीम है ना, ये क्या हो सकता है हमारा, ये ड्रीम कम्स ट्रू तभी होगा जब हम इस सेक्शन को, यानी कि स्पेशली बिहार हिस्ट्री को अगर हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसे नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं से क्या होगा, आप सिर्फ करंट के सहारे और या फिर कुछ सेक्शंस के सहारे आप नहीं निकल सकते। अगर आपका बिहार का इतिहास ठीक नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं से क्या होगी, दिक्कत आएगी ही आएगी, समस्या आनी ही आनी है। तो इस सेक्शन को बच्चों आप लोगों को करना क्या है, फर्स्टली यू हैव टू, आपको ये सेक्शन को एनी हाउ स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, तो बस अभी मैं एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे रही थी कि हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, कि एंशियंट है, मेडिवल है और मॉडर्न है। यहाँ पर मैंने अभी यही बताया है, ज्यादा चीजें अभी मैंने डिस्कस नहीं की थी, लेकिन चलिए मैं फिर से अभी कुछ चीजें नहीं बता ही देती हूँ क्या क्या है अभी हम लोगों को करना है। अगर हम लोग बात करें एंशियंट, हम लोग एंशियंट के बारे में अगर बात करते हैं, यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, यानी कि प्राचीन इतिहास किसका, स्पेशली बिहार का, यानी बिहार का प्राचीन इतिहास कह लीजिए इसे, बिहार का प्राचीन इतिहास। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस, यानी स्पेशली हम देखेंगे क्या कि विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से आते हैं और कौन कौन से सेक्शंस जो है ये कवर कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो हम क्या, मैंने अभी बताया है कि स्टोन एज से हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन आ रहा है। स्टोन एज इन द सेंस पाषाण काल, पाषाण काल से क्वेश्चंस अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे खासे इन द सेंस साइट्स अक्सर पूछ देते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी, स्पेशली कि ऋग्वैदिक काल में बिहार को क्या बोला गया है, जैसे व्रात्य देश से कौन जाना जाता था, किकट प्रदेश के नाम से कौन जाना जाता था। तो ये सारी बातें हम देखते हैं। किकट जो है ये टर्मिनोलॉजी काफी बार क्या हुआ है, यूज हुआ है। और क्या बिहार के जो लोग हैं या बिहार जो है उसको बर्बर बताया गया है वहाँ के वैदिक जो हमारे टेक्स्ट है। तो इस तरह की क्वेश्चंस जो है हम क्या देखते हैं यहाँ पर आते हैं। जैसे हम क्या बात कर रहे हैं वैदिक एज के रिगार्डिंग, तो वैदिक एज में भी क्या आता है, क्वेश्चंस हमारे ये आते हैं। वैदिक काल में क्वेश्चंस का पैटर्न अगर हम लोग इसमें समझने की कोशिश करें कि ये किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये पूछ देते हैं क्या कि बिहार को किस नाम से, स्पेशली बिहार को किस नाम से जाना जाता था, नाम से जाना जाता था। इस तरह के अलग अलग, जैसे कि ऋग्वेद में क्या बोला गया है, ठीक है ना, और अलग अलग पुराणों में इसमें क्या नाम आया है बिहार का। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम क्या देखते हैं कि आ जाते हैं इसमें, यानी अगर एंशिएंट इसमें बात करें वैदिक एरा के टाइम पे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, इसके बाद अगर बात करें तो फिर हम क्या देखते हैं कि इसके बाद आता है क्या कि बृहद्रथ, ठीक है ना, जैसा कि माना जाता है कि जो मौर्यन डायनेस्टी है, मौर्यन नहीं, जो मगध एम्पायर है, यहाँ पर शुरुआत कहाँ से हुई है जो हम देखते हैं, वो देखते हैं कि बृहद्रथ जो है। और ये बड़ी ताजुब वाली बात आप कह सकते हैं कि शुरुआत यानी जब मगध एम्पायर स्ट्रांग होने के कगार पर आता है, स्टार्टिंग होती है बृहद्रथ से और अंत भी होता है जब मौर्यंस का डिक्लाइन होता है। द लास्ट रूलर वाज ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वाज आल्सो बृहद्रथ। इट्स कोइंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट हम कह सकते हैं, लेकिन हाँ आप याद रख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि बृहद्रथ वंश है, जरासंध है, वहां से हम क्या देखते हैं शुरुआत हो रही है। और उसके बाद अगर जैसे स्पेशली कि डायनेस्टी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे हर्यंक वंश, हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी के बारे में बात करें यहाँ, अगर हर्यंक डायनेस्टी की बात करें तो यहाँ क्या देखते हैं कि ये वंश बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज यहाँ पर 2-3 रूलर्स ऐसे हैं जिसके बारे में हम क्या देखते हैं कि जिनका अपना स्पेसिफिक काम रहा हुआ है। और मगध को यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें मैं आप लोगों को और समझा देती हूँ कि किस फॉर्म में हम लोग इसको देखेंगे। जस्ट लाइक अगर आप देखिए, अगर हम देखें ये रहा हमारा मगध का सेक्शन, दिस इज मगध, ये क्या है, ये मगध है हमारा। और यहाँ पर यानी अगर इसे हम काट दें, यानी काट दें इन द सेंस कि अगर हम भारत के नक्शे पे अगर ना ले जाएं, अगर हम इसको सिर्फ इस कंटेक्स्ट में देखें, ये रहा हमारा बिहार, ठीक है। अभी जो राइट नाउ जो मैप आपका बिहार का है वो ये है। तब बात करें तो चूंकि ये जो विभाजक रेखा है, अगर हम लोग इसमें देखें कि पूरे बिहार का जो अगर हम लोग अगर मैप देखते हैं तो उसमें जो विभाजक रेखा है वो कौन है, तो वो हम लोग एक तरह से मानते हैं कि इसको गंगा नदी को, गंगा रिवर को, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर यानी हमने क्या किया है कि समझ लीजिए ये उस टाइम का, या हम लोग बात कब कर रहे हैं कि जब ईसा पूर्व की बात हो रही है, यहाँ पर ईसा पूर्व की बात हो रही है, ये रहा हमारा मगध, ओके। तो मगध में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें तो गंगा नदी के होने का क्या रहा है, इस क्षेत्र का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट क्यों हो पाया, क्योंकि एक तो क्या थी, एक बहुत ही जो हमेशा जिसमें जल रहे, सदानीरा नदी जिसको कह सकते हैं, जिसमें हमेशा, वैसे तो गंडक नदी को कहा जाता है सदानीरा क्योंकि उसमें हमेशा जल रहता है, लेकिन अगर इसके अलावा भी हम लोग बात करें तो गंगा नदी का होना ही क्या है, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।
तो ये क्षेत्र धीरे धीरे कैसे डेवलप होने लगा कि पहले तो ये क्या था, ये पूरा का पूरा हम देखते हैं कि ये जंगल वाला क्षेत्र था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 600 BC यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमने क्या देखते हैं कि इस टाइम पर लोहे की खोज हो गई थी, लोहे की खोज हो गई थी। इट मीन्स आयरन वॉज डिस्कवर्ड इन दिस टाइम पीरियड। अब ये जो था ये एक बहुत बड़ा क्या था, चेंज था। इस टाइम पे अगर आयरन ढूंढा गया, ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजें क्या करनी समझनी है। जैसे हम देखते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे की खोज होना क्या था, ये एक अपने आप में एक बदलाव का बहुत बड़ा क्या था, सिंबल था, क्योंकि इसके बाद अब तक जो सभ्यता चली आ रही थी वो क्या थी हमारी, वो स्पेशली तांबे यानी कॉपर का यूज हो रहा था या कांसे का यूज हो रहा था। जैसे कि हमने तांबे में क्या किया, टीन मिला दिया, तो वो क्या हो गया, आप इस तरह से हम देख रहे हैं, इसको ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ ऐसे टाइम पे हम देखते हैं क्या कि वहां पर कांसे की का नॉलेज था और उसके साथ साथ तांबे का भी नॉलेज था। लेकिन उसके अलावा धातु यानी मेटल्स की बात करें तो उस टाइम पर हम क्या देखते हैं कि लोहे का नॉलेज नहीं था। तो प्राचीन इतिहास में इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन, अगर हम बात करें कि एंशियंट हिस्ट्री में कौन सा ऐसा टाइम पीरियड रहा है जब एक बहुत बड़े लेवल पे या बहुत बड़े स्तर पे चेंजेस देखने को मिला है, तो वो हमें दिखता है कब, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। क्यों? क्योंकि इस समय पर लोहे की खोज हो गई थी। अब लोहे की खोज होने से क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि अब जो ये जो जंगल वाले प्रदेश थे यहाँ आसपास के क्षेत्र में, वो क्या होने लगे, अब लोहा रहेगा तो हमारे पास टूल्स अच्छे हो जाएंगे, औजार अच्छे हो जाएंगे, और हम क्या कर सकते हैं, बड़े लेवल पर अब जो भी है खेती कर सकते हैं, या सारी चीज़ों में चेंजेस आएगा। तो यहाँ पर हम एक जो चेंज क्या देखते हैं वो ये है कि लोहे की खोज से हम क्या देखते हैं कि जो जंगल प्रदेश थे पूरे के पूरे उसको साफ किया गया। इनफैक्ट जो कीकट टर्म है, कीकट का मतलब ही हो जाता है एक तरह से क्या कि जंगली टाइप के लोग, इसको ये जो टर्मोलॉजी एंशिएंट में दिया गया है, तो इसका एक कारण ये भी है कि अभी झारखंड ठीक है 2000 में अलग हुआ है, सन 2000 में, लेकिन उस टाइम में तो बिहार और झारखंड एक ही थे। तो उस टाइम पीरियड पे इनफैक्ट जब आप बात करें तो पूरा का पूरा संपूर्ण बिहार और झारखंड जो है ये सब के सब क्या कहलाते थे, ये कीकट प्रदेश हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा जंगल हैं और जंगली टाइप लोग रहते हैं यहाँ पर। लेकिन जब आयरन का डिस्कवर हो गया तो हम क्या देखते हैं, बड़े स्तर पर चेंज आया। चेंज क्या आया? चेंज आया कि अब ये सारे एरिया साफ होने लग गए और धीरे धीरे क्या होने लगा, विस्तार होने लगा, जगह जो है लोग वहाँ पर बसने लगे। और यहाँ पर गंगा नदी का जो क्षेत्र है इसके आसपास में लोग अब बड़ी संख्या में क्या होने लगे, धीरे धीरे आने लगे। और यहीं से हम क्या चेंज देखते हैं कि पाटलिपुत्रा जो है, जो शहर है, वो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, डेवलप हुआ। तो मगध की अगर हम लोग बात करें तो मगध के बारे में हम क्या देखते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है ये एक हमारा क्या है, यू टर्न रहा है एंशिएंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग। क्योंकि अगर आयरन की खोज नहीं होती तो हम क्या देखते हैं कि जो 16 महाजनपद की बात हम लोग करते हैं, 16 है 16 महाजनपद, तो 16 महाजनपद जो है वो डेवलप नहीं हो पाता। महाजनपद भी थोड़ा समझ लेंगे कि है क्या। जैसे हम लोग बात करते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया, बड़ा शहर हुआ, तो बड़ा शहर कब होता है? बड़ा शहर तब होता है कि जब उसके पास वो सारी सुविधाएं रहें। ठीक है, हम जनपद राइट नाउ अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनको जनपद बोला जाता है, कि हम लोग कहते हैं जनपद है। जनपद एक छोटी यूनिट हो गई। बड़े यूनिट की अगर हम लोग बात करें दैट इज महाजनपद। महाजनपद लाइक मेट्रो, अगर हम एंशिएंट के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि लाइक मेट्रोपॉलिटन, ये भी नहीं कह देंगे कि दिल्ली जैसा या मुंबई जैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये हो जाता है क्या कि उस टाइम पीरियड के हिसाब से वो क्या है, एक वेल डेवलप सिटी हो चुके थे। और उस टाइम पे अगर हम देखते हैं कि चूंकि आयरन के डिस्कवर से क्या होता है, नए नए शहरों का, भवनों का निर्माण होने लगा, धीरे धीरे चेंजेस आया, तो 16 महाजनपद हम देखते हैं क्या कि उस टाइम पे डेवलप हुए थे। ठीक है, तो अगर हम लोग उसके बाद बात करें कि उस टाइम पे यानी उसके बाद जो है फिर मगध का क्या रोल रहा और कैसे मगध को वहाँ के कुछ शासकों ने मिलके आगे बढ़ाने का कोशिश किया, इसमें स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हर्यंग डायनेस्टी का बहुत बड़ा रोल हमें दिखाई देता है। कुछ दिखा रही है क्या इसमें? अभी अब अच्छा पहले चेक कर लीजिए एक बार, अब साउंड कैसा है? पूछो क्या है स्टूडेंट से? ठीक है,
ओके ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ पे बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कि हरियंक डायनेस्टी जो है, यहाँ पर कुछ शासक, यहाँ पर दो नाम में अक्सर स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली जो नए बच्चे भी हैं, जो लोग नए स्टूडेंट आ रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हिस्ट्री में नाम को लेकर के बड़ी परेशानी होती है। परेशानी इन द सेंस कि मैम बिंबिसार और बिंदुसार एक ही था क्या? तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि दोनों एक बिल्कुल नहीं थे। हम लोग जब बात करते हैं हरियंक डायनेस्टी, यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों से अब थोड़ी सी और डिस्कस करते चले। आज बस ये समझिए कि आज की जो क्लास है, नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा ना इस पे से, ओके ठीक है। तो अगर हम लोग आज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हरियंक डायनेस्टी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, हरियंक वंश, ओके, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या रहा, हरियंक डायनेस्टी, इसका इंपॉर्टेंस क्या रहा है? स्पेशली यहाँ पर इसको हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि मगध एम्पायर हमें क्या होगा समझ में आता रहेगा। ये रहा हमारा मगध, दिस इज मगध एम्पायर, ठीक है, ये रहा मगध। तो हरियंक डायनेस्टी की बात करें तो हरियंक डायनेस्टी का क्या रोल रहा है, किस कंटेक्स्ट में, स्पेशली मगध के अपलिफ्टमेंट में, यानी मगध के उत्थान में हरियंक वंश का क्या रोल रहा है। अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर कुछ चीजें और भी हैं। देखिए, अगर सिर्फ फैक्ट्स रटते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। सो हमें क्या करना है कि साथ के साथ कॉन्सेप्ट पूरी क्लियरिटी अगर रहेगी तो कहीं भी क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो सबसे मेन बात यह है कि अगर फैक्ट्स तो रट ही लेते हैं, लेकिन है क्या कि कॉन्सेप्ट भी पता रहना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपको एटलीस्ट बिंदुसार और बिंबिसार, एटलीस्ट आपको बिंदुसार और बिंबिसार, इन दोनों के बारे में अगर फर्क नहीं पता चलेगा तो इट मीन्स क्या हो जाएगी, यहां पर हमारे साथ समस्या क्रिएट हो जाएगी। और समस्या कैसे क्रिएट हो जाएगी? समस्या ये क्रिएट होगी कि ये देखिए, ये बिंदुसार है, ही वॉज बिलोंगिंग फ्रॉम, ये किससे बिलोंग करता था? ये मौर्यंस में। ये अशोक के पिताजी थे, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, मौर्यन, ठीक है। अब बात करें बिंबिसार की, तो ये था हरियंक डायनेस्टी का। ये जो कहते हैं ना कि एक माइनर मिसिंग जो होती है हम लोगों से, ह्यूमन एरर जो होता है, और ये फिक्स है कि इस नाम में क्या हो जाते हैं, हमेशा यहाँ पर परेशानी होती ही है। ये किससे है? ये हरियंक डायनेस्टी से है। बेसिकली ही वॉज फ्रॉम हरियंक डायनेस्टी। तो अब क्या है, ये फर्क आपको समझना होगा, क्योंकि नाम थोड़ा सा क्या है, सिमिलर है, दैट्स वाई गलतियों के क्या रहते हैं, चांसेस बने रहते हैं। तो आपको करना क्या, बिंदुसार एंड बिंबिसार, फर्स्टली यू हैव टू क्लियर अबाउट दैट कि ये जो दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों अलग हैं और दोनों के दोनों अलग डायनेस्टी से आते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी बता दिया, बिंदुसार कौन है, ये मौर्यन से है, और बिंबिसार कौन है, ये हरियंक डायनेस्टी से है, ठीक है। चलिए इसमें फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब बात करें कि हरियंक डायनेस्टी में, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि इनका क्या रोल रहा मगध के उत्थान में। जस्ट ये मत सोचिएगा कि मैम टॉपिक कवर करा रही हैं, आई एम नॉट, यहाँ पर ये काम मैं नहीं कर रही हूँ अभी फिलहाल, जस्ट आपको बता दे रही हूँ कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। और चूंकि एंशियंट सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि सरदर्दी भी है, वो याद होता भी नहीं है ना, तो वो समझ में आता है। तो हमें करना क्या है कि जो स्पेशली कुछ चीज़ें जो है दिमाग में रखनी है कि कहाँ पर हम लोगों को परेशानी होती है। अब जब इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर दो रूलर्स ऐसे हैं जिसके बारे में हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। द फर्स्ट वन इज बिंबिसार एंड द सेकेंड वन इज अजातशत्रु, अजातशत्रु, ठीक है। तो ये दो लोग जो हैं, ये क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अजातशत्रु, बिंबिसार के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बस हमें अभी मैं आपसे कह रही हूँ कि बस समझ लेना है कि बिंबिसार ने, यानी एक्चुअल मगध का जब उत्थान अगर हम लोग बात करें, यानी कि मगध का उत्थान जो है, इट मीन्स कि इसको कह सकते हैं कि राइज ऑफ मगध एम्पायर, राइज ऑफ मगध एम्पायर, मगध एम्पायर, ये हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, ये स्पेशली हम लोग कब देखते हैं, बिंबिसार के टाइम पर मगध साम्राज्य क्या होता है, इसका उदय होता है। और कहीं ना कहीं से यहाँ से क्या देख रहे हैं, क्या छूट गया,
अच्छा, आपका बहुत छूट गया है। अच्छा, अभी चंदन जी बोल रहे हैं ना आप? अच्छा, रितेश, ओके ओके ओके। तो कोई नहीं, आप देख लीजिएगा, इसमें जो छूटा है वो सेक्शन एक बार चेक कर लीजिएगा अभी। अच्छा, वीडियो मिल जाएगा अभी, तो फिलहाल समझ में आ रहा है ना आपको? आ रहा है ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ क्या देखना है कि राइज ऑफ मगध एम्पायर, कभी भी भूल के ये नहीं करना है कि मगध एम्पायर जो है उसका जो इमरजेंस हो रहा है या इसका जो उदय हम देख रहे हैं वो इसमें हो रहा है मौर्यंस के टाइम पीरियड पे, वो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स, पूरी तरीके से। ये अपलिफ्टमेंट यानी कि एक जो पूरा मतलब मगध जो है वो कब लाइमलाइट में आया, स्पेशली इसके लिए टर्मिनोलॉजी जो यूज होगा दैट इज लाइमलाइट। लाइमलाइट का मतलब ही हो जाता है कि कब ये जो है यानी मगध जो है ये कब चर्चा का विषय बना। तो हम क्या देखते हैं, ये बिंबिसार के समय पर चर्चा का विषय बनता है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अजात शत्रु ने चूंकि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जैसा कि आप जानते हैं ये कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में, जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। ओके, 483 बीसी में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये किसके द्वारा करवाया गया था, ये अजात शत्रु के द्वारा करवाया गया था। और ये एक बहुत बड़ा क्या था बुद्धिस्ट काउंसिल, कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं कि अब जो था यहाँ पर यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड 4 संगीतियां हुई हैं। और हाँ, क्वेश्चंस की फिर बात करेंगे, बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध संगीति, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, ठीक है, कि इस टॉपिक से यानी अजात शत्रु से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ से आते हैं। तो अजात शत्रु के देखिए, चूंकि उसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराया, तो अब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल से क्वेश्चंस के पैटर्न क्या आ जाएंगे ये भी बता देती हूँ। जैसे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन जो एकदम फेमस है और जो कॉमन है। और जो कई बार क्या होता है ना कि हम 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कहने के लिए तो ठीक है, इजी है, बट अक्सर क्या होता है हम भूल जाते हैं, ये चक्कर है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, वो हम लोगों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अध्यक्ष कौन हुए, कहाँ पर हुआ था, यानी प्लेस कहाँ पर हुआ था ये, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि इस टाइम पे यानी ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, तो व्हाट काइंड ऑफ वर्क डन इन दिस बुद्धिस्ट काउंसिल, किस प्रकार के कार्य हुए थे। जैसे विनय पिटक और सुत्त पिटक का कंपाइलेशन हुआ था यहाँ पर, विनय पिटक और सुत्त पिटक को क्या किया गया था यहाँ पर, संकलित किया गया था। अभिधम्म पिटक को नहीं किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अभिधम्म पिटक को अशोक ने अपने काउंसिल में उसको करवाया था कंपाइल। तो क्वेश्चन अब यहीं से बनते हैं, ठीक है। अब बात की जाए कि क्वेश्चंस के टाइप्स किस तरह से हैं या कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं यहीं से बनते हैं कि अब क्या है कि बुद्धिस्ट काउंसिल में कहाँ पर हुआ था, किस शासक ने करवाया था, कब करवाया था। तो कुछ चीज़ें तो हमें क्या करनी है, एकदम अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है। क्योंकि आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि 4 जो हमारे 4 यानी कि बौद्ध संगीति के बारे में बात करूँ, संगीति, इफ वी आर अगर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल, ओके। तो अगर हम बात करें कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा, आपको याद करने में भी देखिए मैं कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगी कि किस तरह से आपको इसको इजी वे में याद करना है। अब जैसे मान लीजिए 483 में क्या देख रहे हैं कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, इसके ठीक 100 ईयर बाद आप कर दीजिए तो दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हो रहा है, ठीक है। इसके ठीक यानी 383 ईसा पूर्व में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर लिखते चलेंगे, थोड़ा सा बस समझाते चल रही हूँ मैं आपको। जैसे ये हो गया हमारा क्या, प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है ना। दिस इज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, दिस इज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ओके। अब इसके रिगार्डिंग यहां पर हम लोग बात करें तो ये हो गया, दिस इज सेकेंड, यानी ये कौन सा था, ये द्वितीय बौद्ध संगीति थी, ये द्वितीय बौद्ध संगीति थी, ये वाली, ठीक है। थर्ड, उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड। देखिए थर्ड वाले में क्या है ना कि कुछ जगह पे आपको 251 भी दिखेगा और कुछ जगह पे 250 भी दिखेगा। इट मीन्स कि 250 ईसा पूर्व भी दिखाई देता है और कई जगह पे 251 भी आता है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है कि एक माइंड में फिक्स कर देना कि कई बार आयोग क्या करता है कि वो अपने अकॉर्डिंग आपको
यहाँ पर मैं आप लोगों को एक हेल्प ये कर दूंगी कि अब तक आयोग ने क्या आंसर माना है, इज इट 250 और इज इट 251। जैसे अब हम लोग बात करें ये 251 और 250, ओके, यही डेट इसमें क्या होता है कि लगभग लगभग अनुमानतः जो इसका ये है, तो ये हो गया हमारा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। दिस इज थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल, ओके। और जो पहला जो लास्ट रह गया ये हमारा रहा 100 एडी में। 100 एडी में ये कहां पर हुआ था, ये फोर्थ में, ये मेनली क्या है, दिस इज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। नहीं, 100 एडी कनिष्क के टाइम पर इसको माना जाता है। नहीं, 78 एडी कंफर्म नहीं है, 100 एडी के आसपास इसको इसका डेट रखा जाता है इसका। तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ कि हर जगह अलग अलग डेट आपको दिखेगा। देखिए मैंने अशोक में पहले ही बता दिया कि 251 और 250 का कॉन्ट्रडिक्शन आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नाम क्या है? हाँ विष्णु जी, सुनिए मैं ये कह रही थी कि यही तो मुझे आपको बताना है कि हम जो प्रीवियस यहाँ पे क्वेश्चंस आ चुके हैं तो उसे हम लोग मैच करते हुए देखते चलेंगे कि कहाँ पर कौन सा जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि अशोक का कई जगह 250 दिखेगा, 251, तो स्लाइटली डिफरेंस के लिए तैयार रहना चाहिए। हिस्ट्री में स्पेशली देखिए, एंशियंट हिस्ट्री में चूंकि बहुत सारे सोर्सेज नहीं थे और बहुत सारी बुक्स नहीं थी, तो वहां पर क्या है कि एक प्रेडिक्शन है, एक अनुमान है कि हाँ ये रहा होगा। तो कुछ बुक्स में आप देखिएगा कि अब जैसे बात करें कि अलग अलग जगहों पे माना जाता है कि कुछ में कुछ नाम है, कुछ बुक्स में कुछ नाम है, तो ये जो है इसके लिए यू हैव टू ऑलवेज रेडी फॉर दैट, ठीक है, ठीक है ना। सो अब मैं इसके रिगार्डिंग इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि जो कॉन्ट्राडिक्शन वाले क्वेश्चन है, यानी जहां पर मामला जाके थोड़ा सा कई बार क्या है कि हम लोग को ये भी चेकआउट करना होता है कि आयोग क्या मान रहा है, समझ रहे हैं आप। तो इस चीज को ध्यान, हाँ तो इस चीज को ध्यान रखना होगा कि आयोग ने क्या माना। तो अभी फिलहाल इसको समझ लीजिए, बस मैं अभी जो बता रही हूँ कि मेरे बताने का पर्पस ये था, ये जो काउंसिल्स मैंने बताया यहाँ बताने का पर्पस ये था कि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, यानी किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर बनते हैं। तो क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कि जगह पूछा जाएगा कि कौन से जगह पर हुआ था, कौन सा मेजर वर्क हुआ था, और इसके बाद अगर हम बात करें तो इन चारों के रिगार्डिंग, यानी आपके स्पेशली बीपीएससी के पीटी के कंटेक्स्ट में, बीपीएससी के पीटी के कंटेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, ये चारों के चारों क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी हाउ आपको क्या करना है, जगह, प्लेस और कौन सा कार्य हुआ था, ये सब आपको क्या करना है, अपने माइंड में फिक्स कर लेना है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो इसको अपने दिमाग में आपको क्या करना है, फिक्स करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तो इस तरह से क्या हम देखते हैं कि ये था मेनली जो मैंने आपको बताया कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा जगह है, कौन सा स्थान है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि मौर्यंस में, मौर्यंस के रिगार्डिंग हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं। सॉरी, मौर्यन एम्पायर यानी मौर्यन साम्राज्य के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मौर्यन एम्पायर। अब यहाँ पर एक चीज आप समझ लीजिएगा कि एम्पायर किसको बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना होगा हम लोगों को। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पायर, एम्पायर किससे कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा मगध, ठीक है। तो एम्पायर का कंटेक्स्ट जो है पूरे के पूरे आप देखिएगा कि एक मुगल साम्राज्य बोला जाता है, यानी एम्पायर में हम क्या देखते हैं, दो ही का नाम आता है। एक कहा जाता है कि मुगल्स का भी क्या था, एम्पायर था, यानी मुगलों का साम्राज्य था, मुगलों का साम्राज्य था। और एक जो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था, ठीक है। तो अब बात करें कि हम लोग साम्राज्य किसे बोलते हैं, और हम लोगों ने अगर आप बात करेंगे तो यहाँ देखिएगा कि हमने दिल्ली सल्तनत भी देखी है, दिल्ली सल्तनत भी देखी है। तो एक हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, जैसे कहते हैं ना कि सल्तनत, सल्तनत में और साम्राज्य में, अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन हो कि आप थोड़ा सा क्या करें, माइंड में अपने फिक्स करें कि सल्तनत और साम्राज्य में फर्क क्या है। देखिए सल्तनत जो है ना वो एक स्पेसिफिक एरिया होगा, जस्ट लाइक दिल्ली सल्तनत की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक एरिया है जो दिल्ली के आसपास में है, ठीक है।
लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं साम्राज्य के बारे में, कंटेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ एम्पायर, तो एम्पायर के कंटेक्स्ट में हम क्या देखते हैं कि एक बड़ा क्षेत्र, अब जैसे देख लीजिए मौर्यंस की बात करें तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है लगभग यहां तक हम देखते हैं क्या कि मौर्यंस का, मौर्य का साम्राज्य विस्तार, ठीक है, मौर्य का साम्राज्य विस्तार, मौर्य का साम्राज्य विस्तार। अब साम्राज्य विस्तार में हम क्या देखते हैं, ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा क्या है, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। इसका मतलब हो गया नॉर्थ वेस्ट का जो पूरा का पूरा एरिया है, नॉर्थ वेस्टर्न, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, किसका है, ये हम लोग देखते हैं किसका, तो ये पूरा का पूरा किसका था, ये मौर्यों का था। और यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि अशोक पॉपुलर कब हुआ था, या अशोक को कब मौका मिला कि मौर्य साम्राज्य को वो स्टैब्लिश करके राजा बन सके, तो आप सबको पता होगा, या फिर अगर आप जानते होंगे कि बिंदुसार ने उसे कहाँ भेजा था, तक्षशिला भेजा था। और तक्षशिला था कहाँ पर, ठीक है, तक्षशिला का था कहाँ पर, तो तक्षशिला था कहाँ पर, तो तक्षशिला में यहाँ पे, यानी कि इसको ये यहाँ पर क्या था, ये विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्या करते थे, यहाँ पर पढ़ने जाते थे। इट मीन्स कि ये सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक था। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भी जो चाणक्य ने वहीं पर शिक्षा दीक्षा दिलवाई। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जीवक हो गए, सुश्रुत हो गए, लॉट्स ऑफ नेम रिगार्डिंग तक्षशिला यूनिवर्सिटी, कि ये उस टाइम का क्या था, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। और ये शिक्षा का एक महानतम केंद्र भी रहा था नॉर्थ वेस्ट का। यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर यानी अशोक जब यहाँ पर जाता है, यानी तक्षशिला के विद्रोह को जब वो सप्रेस्ड करता है, व्हेन अशोका सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ तक्षशिला, आफ्टर दैट हम कह सकते हैं कि अशोक को क्या मिली, अपॉर्चुनिटी टू बिकेम द किंग ऑफ मगध एम्पायर या मौर्यन एम्पायर, कि इसके बाद ही अशोक को क्या मिलता है, वो मौका मिला जिसके बाद वो क्या हो गया, वो शासक बन सका। तो कहते हैं ना कि सबके लाइफ में क्या होती है, एक अपॉर्चुनिटी आती है। अशोक के लाइफ में एक वही अपॉर्चुनिटी थी जिसके बाद हम क्या देखते हैं कि एक शासक बनने का जो बिंदुसार को भी लगा कि हाँ अशोक में क्वालिटी है कि वो इस तरह के विद्रोह को अगर वो सप्रेस्ड कर सकता है, इट मीन्स कि हम क्या देखते हैं कि अशोक जो है वो आगे की ओर कंटिन्यू कर सकता है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि जब तक्षशिला में विद्रोह हो रहा था तो अशोक जो है उस टाइम पर कहाँ का गवर्नर था। ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी बीपीएससी में आ चुके हैं कि अशोक कहाँ का गवर्नर था, तो वो अवंती का था या और भी अलग अलग ऑप्शन होंगे। तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि अशोक कहाँ का गवर्नर था, ठीक है, और कौन से विद्रोह को सप्रेस्ड करने के बाद अशोक जो है एक फेमस मतलब एक चर्चित चेहरा बन चुका था कि हाँ मतलब इसके अंदर कि ऑल काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ किंग वो जो है उसमें अशोक में है। तो ये उसके बाद ही पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बता रही थी साम्राज्य और सल्तनत में फर्क। सल्तनत मैंने बता ही दिया, जैसे आप जानते हैं दिल्ली का जो क्षेत्र हुआ, बस एक छोटे से क्षेत्र तक का आपका जो सीमित दायरा जो है दैट इज नोन एज सल्तनत। और उसके अलावा अगर हम आगे बढ़े साम्राज्य विस्तार, जो कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी आपकी सीमाओं का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा देख लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इट मीन्स कि इसको हम कह सकते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी सीमाओं का विस्तार कहां तक हो, पूरा का पूरा डायरेक्शन जो है। अब यहां पर आप देख लीजिए, ये देख लीजिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये रहा साउथ, ठीक है। तो हो गया यहाँ पर। तो हम क्या देखते हैं कि साम्राज्य का विस्तार जो है अगर वो पूरा का पूरा एक बड़ा क्षेत्र कवर कर रहा हो तो दैट इज नोन एज एम्पायर, यानी उसे कहा जाता है एम्पायर। तो आखिर मौर्यन एम्पायर क्यों बोलते हैं, तो रीजन आप समझ गए होंगे, क्योंकि इनका जो क्षेत्रीय विस्तार था वो पूरा का पूरा पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले पानी पी लूं। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। तो ये था आपको कि मगध स्पेशली जो है मौर्यंस के बारे में। अब यहाँ सल्तनत जोड़ मत दीजिएगा, मैंने बस
मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कि आखिर क्या फर्क होता है सल्तनत में और साम्राज्य में। तो ये सब क्या है, ये हिस्ट्री के बेसिक्स हैं, आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी है, कि अगर आप साम्राज्य ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर मतलब नहीं है फिर। तो आप समझ गए होंगे कि यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसी तरह से सेम हम क्या देखते हैं अकबर के कंटेक्स्ट में भी, यानी मुगल्स जब आते हैं तो उनका साम्राज्य विस्तार भी तो इसी प्रकार से था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। दैट्स वाई मुगल एम्पायर हम लोग क्या कहते हैं, मुगल एम्पायर हम लोग कहते हैं। तो सेम इसी तरह से हम क्या देखते हैं मौर्यंस में भी देखते हैं कि इनका क्षेत्रीय विस्तार बड़े स्तर पर दिखाई देता है। अब आते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कि मौर्य काल से पूछे जाने वाले प्रश्न अपने माइंड में पहले तो क्या क्लैरिटी रखना। क्वेश्चंस रिलेटेड टू मौर्यंस यानी मौर्य से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब किस टाइप के क्वेश्चंस ये देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसा है, काउंसिल का मैंने बता ही दिया है, आई डोंट थिंक कि उसे मुझे फिर से रिपीट करना है। अब क्वेश्चंस यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि आफ्टर ऑल बिहार हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे एक क्लियरिटी आपके सामने ये बन जाएगी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिहार हिस्ट्री रिगार्डिंग बीपीएससी प्रीलिम्स की, बीपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंस है बिहार हिस्ट्री का। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस जो है वो कैसे आएंगे, जैसे रिगार्डिंग administration of Mauryas यानी मौर्य प्रशासन, ठीक है। हाँ, एक प्रकार से नहीं, वो बिहार का ही इतिहास है, सिर्फ उसमें आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर थोड़ा सा साइड कर दें तो। नहीं, जगह मिले हैं, लेकिन जैसे आपसे क्या मैं बोल रही हूँ कि अगर हम देखते हैं शुरुआत देखें ना, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से यानी कि जो हरियंक डायनेस्टी है वहां से मेनली है। स्टोन एज के रिगार्डिंग भी कुछ साइट्स पाए गए हैं यहाँ पर, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है। तो पूरा का पूरा एंशियंट हिस्ट्री, यही तो मैं कह रही हूँ कि आपने बोला ना एक प्रकार का, तो नॉट काइंड ऑफ, ये प्रकार का नहीं, ये पूरा पूरा हिस्ट्री जो नॉर्मल हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ना भारतीय इतिहास, वो पूरा का पूरा वैसा ही है ना। हाँ ठीक है, चलिए तो यहां पर हम देखते हैं क्या कि मौर्य प्रशासन में ध्यान रखिएगा स्पेशली क्या जो इसके अधिकारी होते थे, अधिकारियों से संबंधित जो टर्मोलॉजी होता है उसके रिगार्डिंग क्या करते हैं ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, एक चीज और जान लीजिएगा, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को डाउट होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है, तो मैं कुछ चीजें बता देती हूँ उसके रिगार्डिंग कि जो टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, दैट इज फ्रॉम 2500 बीसी टू 1750 बीसी के आसपास माना जाता है। और कुछ चीजें मैं थोड़ा सा, अभी आपने पूछ ही दिया तो ये थोड़ा सुन ही लिए आप लोग, थोड़ा समझ भी लें। जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है 2500 बीसी यानी ईसापुर से लेके 1750 बीसी के आसपास है। और क्षेत्र यानी भारत में इसके क्षेत्र की बात करें तो हम क्या देखते हैं, स्पेशली देखिए जो हड़प्पा जब डिवीजन हो गया इंडिया पाकिस्तान का, तो बहुत सारे एरिया क्या हो चुके हैं, पाकिस्तान में चले गए। और जो रेस्ट बच गए, तो बच गए मीन्स जैसे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं कई बार कि भाई जो आपको सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, यानी क्षेत्र इन द सेंस की उत्तरी स्थल जो साइट्स पाए गए हैं उसके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है और सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम नहीं सुनिए मैं आपसे क्या बता रही हूँ, 2350 आपको लगता है क्या कि एकदम एक्यूरेट आप जो बता रहे हैं एक्यूरेट है?
नहीं, जैसे एक अंदाजा देखिए, कोई भी सभ्यता अचानक से तो डेवलप नहीं हो जाती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो एक जो मैक्सिमम टाइम मैंने आपसे बताया ना कि स्लाइटली तैयार रहा कीजिए हिस्ट्री में, स्लाइटली की माइन्यूट फर्क हो सकता है 2300 से 2500। तो कई जगह जैसे आप कुछ अच्छी अच्छी बुक्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको 2500 मिल जाएगा। जैसे अगर आप आर एस शर्मा वगैरह देखते हैं प्राचीन इतिहास में, तो वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के एक अंदाजतन है कि ये 1750 ईसा पूर्व तक से क्या होता है कि ये इसका टाइम पीरियड है। और इसके बीच में गैप, हाँ C14 के अकॉर्डिंग है मैम 2500 टू 1750 के। हाँ हाँ, कार्बन 14 उसके डेटिंग के अकॉर्डिंग, तो ये सबसे रेलिवेंट तो यही है ना फिर। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना, मैं भी तो वही बता रही हूँ जो सबसे ऑथेंटिक है और जिसको सबसे ज्यादा मान्यता मिली है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है समझने में? क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए ठीक है, तो ठीक है। तो इसलिए मैं कह तो रही हूँ कि मैं सबसे रेलेवेंट जो सबसे ऑथेंटिक डेट है मैं आपको वो बता रही हूँ कि माना जाता है कि 2500 बीसी से लेके 1750 तक का जो टाइम पीरियड है, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, और उसके बाद बात करें तो बीच में कुछ गैप माना जाता है कि गैप हुआ। जैसे आपने बोला ना अभी कि मैम 2300 से मानते हैं हम लोग, जस्ट इसको उस कंटेक्स्ट में समझिए, मैं उसी वे में आपको समझाना चाह रही हूँ कि वही गैप हम देखते हैं क्या कि वहां पर भी होता। और जैसा कि आप जानते होंगे कि वैदिक एरा 1500 बीसी से शुरू हो जाता है ना? तो 1500 बीसी, अब कहिएगा 1750 से लेकर के बीच में, यानी 1500 के बीच में, यहाँ पर यही जो मैं समझाना चाह रही हूँ देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। 1700 बीसी से लेकर के 1500 बीसी में क्या हो जाता है, हमारा वैदिक एरा शुरू हो जाता है। वैदिक एरा शुरू हो जाता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ भी तो गैप आ रहा है ना। तो इस गैप पीरियड में क्या है कि माना जाता है कि कोई भी चीज या कोई भी, जैसे ये वैदिक कल्चर भी जो था तो वो भी डेवलप होने में या स्प्रेड होने में टाइम लगता है। तो उस चीज को एक अनुमानता इस तरह का डेट रखा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें कहिए कि मैम ये 1800 ही था, तो एक अंदाजा रहता है कि इतना तक इसका डेट है। और बीच के जो गैप है तो हिस्ट्री में मैंने अभी आपसे बताया कि बिकॉज in that time period we don't have any kind of source, मतलब बहुत ये वो टाइम है जिस टाइम पे जो चीज़ें लिखी नहीं गई हैं और पढ़ी भी नहीं जा सकती थी। जब बहुत ज़्यादा लिखी नहीं गई तो पढ़ना तो बात ही नहीं है। बाद में हम क्या देखते हैं कि इस टाइम पे बाद में जब लिखी भी गई तो वो रीडेबल नहीं है, वो पढ़ नहीं पाते हैं। और पढ़ने की जो शुरुआत होती है वो होती है 600 बीसी के बाद, 600 ईसा पूर्व के बाद से लेके अब तक में फिर जो चीजें लिखी गई या जो भी टेक्स्ट लिखे गए दैट वाज रीडेबल। वो सब क्या है, रीडेबल है, हम पढ़ सकते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी मैं कुछ चीजें आप लोगों को और समझा दूंगी इसमें कि क्या क्या है, जैसे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो ये सब चीजें मैं अभी बताऊंगी आपको, अभी सारी चीजें बताऊंगी। तो देखिए, मौर्यन प्रशासन के रिगार्डिंग यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने बताया कि स्पेशली टर्मोलॉजी क्वेश्चन किस में आते हैं, शब्दावली के रिगार्डिंग। अब शब्दावली इन द सेंस टर्मोलॉजी, जस्ट लाइक मैंने अभी बताया था आपको कि रज्जु क्या थे, ठीक है। उसके अलावा कंटक शोधक क्या था, कंटक शोधक, ये सारी इस तरह की टर्मोलॉजी जो होते हैं। उसके अलावा जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू अशोका। अब इसमें क्या क्या है, जो इसमें इसके 14 रॉक एडिक्ट्स हो गए, 14 रॉक एडिक्ट्स, यानी 14 जो है हमारे शिलालेख जो है। शिलालेख ध्यान रखिएगा, जब पहाड़ों को काट करके उस पर जब हम लिखते हैं यानी अपने मैसेज को देते हैं तो दैट इज नोन एज रॉक एडिक्ट। रॉक एडिक्ट का मतलब हो गया कि शिलालेख। शिलालेख का मतलब ही हो जाता है कि पहाड़ों को काट करके उसमें क्या करना, बताना। ठीक है, तो ये हमने किस में देखते हैं, अशोक में देखते हैं। और उसके अलावा इसके क्या है, 7 पिलर एडिक्ट। पिलर एडिक्ट, पिलर एडिक्ट का मतलब क्या हो जाता है, पिलर एडिक्ट का मतलब हो जाता है यहाँ पर स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। ठीक है, तो अब स्तंभ लेख की बात करें तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, वो ये आते हैं कि अशोक का, जैसे अब बिहार की बात करें तो अब भाई लौरिया, नंदनगढ़ हो गया, अरेराज हो गया, रामपुरवा हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाते हैं, आपके क्वेश्चन आ जाते हैं
कि हाँ इसमें कौन कौन सा है। 14 रॉक एडिक्ट में अगर हम बात करें तो इसमें पूछा जाता है कि अशोक ने क्या आदेश दिया था। आदेश इन द सेंस कि इसने पशु बलि की हत्या पर निषेध कब की बात किसमें की है। उसके अलावा अगर बात करें तो दक्षिण भारत के कुछ राज्य यानी कुछ जो किंगडम्स थे उसके बारे में अशोक ने अपने कौन से अभिलेख में बताया है। फिर अगर हम लोग बात करें कि अशोक जो सबसे फेमस है स्पेशली रॉक एडिक्ट के कंटेक्स्ट में, ये क्वेश्चन तो मान लीजिए आप 13वां अभिलेख, ये तो एकदम आप क्या है एक फिक्स क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर क्या है, बिकॉज इसमें किसके बारे में बताया गया है, कलिंगा वॉर के बारे में। तो कलिंग युद्ध के बारे में किसमें बताया गया है, ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि कलिंग युद्ध के बारे में कौन से अभिलेख में अशोक के बारे में पता चलता है। तो दैट इज ऑन 13th अभिलेख, यानी 13वां जो उसका अभिलेख है उसमें पता चलता है। एक जगह और है अशोक जिसमें घोषणा करता है कि अब जो है भेरी घोष की जगह धम्म घोष चलेगा। भेरी घोष इन द सेंस कि कहा जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब वॉर अनाउंस्ड होता है तो एट दैट टाइम पीरियड क्या होता है कि एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाया जाता है। ठीक है, अगर आपने कोई मूवी वगैरह भी देखी होगी इस टाइप की, कोई हिस्टोरिकल मूवी लाइक बाहुबली टाइप, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब अगर युद्ध हो रहा है तो उसके पहले एक भोंपू टाइप उसको बजाया जाता है। तो दैट इज नोन एज, उसे ही कहा जाता है भेरी घोष। उस टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम बात करें दैट इज नोन एज भेरी घोष। और अशोक क्या कहता है, अशोक ये कहता है कि नाउ द साउंड ऑफ वॉर इज कन्वर्टेड इनटू साउंड ऑफ धम्मा। अब जो है वॉर का जो युद्ध यानी वॉर का जो साउंड था ना वो अब कन्वर्ट होगा किसमें, धम्मा में। तो धम्मा का मतलब ये हो जाता है कि अच्छी बातें। यहाँ पर बात बस यही समझना है अशोक के। उसके अलावा यहाँ पर हम ये भी देख लेंगे इसमें क्या है, धम्मा। धम्मा देखिए आज क्या है ना, आज फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे होता क्या है कि टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को अपने साथ एक कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश करने में थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम लगता है, बट हो जाता है। तो अभी क्या है कि अभी आप भी क्या है, मेरे लिए आप भी अभी थोड़े से न्यू है और आपके लिए मैं न्यू हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी क्या है कि कोलैबोरेशन जैसे ही बनेगा तो चीज़ें फिर आसान हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है। हिस्ट्री में यहाँ पर मैं इस मामले में तो श्योरिटी दे ही सकती हूँ कि आप पढ़ कर देखें बिहार हिस्ट्री, और इन द सेंस कि बिहार हिस्ट्री क्या, इसमें जो इतिहास के भी जो सेक्शन होंगे मैं बताते चलूंगी साथ में, तो आपको खुद ही फर्क पता चल जाएगा कि हाँ शाजिया मैम ने क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहते हैं ना संस्कृत में प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो ये क्या है कि मैं यही कह रही हूँ कि चूंकि पहले क्लास में होता है कि बच्चों और स्टूडेंट और टीचर दोनों का इंटरेक्शन होने में और एक दूसरे से तालमेल बिठाने में थोड़ा सा स्लाइटली टाइम लगता है, बट अब हो जाएगा, ये तालमेल बैठ जाएगा। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना। हाँ, और जो भी क्वेश्चंस आपके क्या है इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग जो मैं आपको बताते चल रही हूँ, जैसे धम्मा कि अशोक का धम्म क्या था। ठीक है, तो अशोक का धर्म, ये धर्म से रिलेटेड था, ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, या ये अशोक के अपने विचार थे। तो इसके तरह के हम देखते हैं क्या कि क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। तो धम्म का जो क्लियरिटी है अगर मैं इसमें आपको नहीं बताऊं या आपको डिफाइन ना करूं तो आपके लिए आगे समस्या हो जाएगी, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स तक का फेज नहीं है, ये फेज जाएगा आपका मेंस तक का, है ना। क्योंकि बिहार का हिस्ट्री जो है ना, ये अगर आप सोच रहे हैं कि मैम सिर्फ पीटी तक मामला रह जाएगा, तो नो, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको तय करना है सफर लास्ट स्टेज तक का। तो अगर लास्ट स्टेज तक सफर तय करना है तो आपको करना क्या है कि यहीं से अपनी तैयारी ऐसी रखें कि हमको लास्ट आवर में बहुत परेशानी नहीं हो। अभी से आपकी सारी चीजें ठीक रहेंगी तो आपको क्या रहेगा, सारे मुद्दे यानी आगे के जो भी फेजेस होंगे उसको आप बहुत स्मूथली क्या कर सकते हैं, वहां क्रॉस कर सकते हैं, वहां आपको समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ करना क्या है, करना ये है कि देखिए कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। बट राइट नाउ अभी जो है मैं आप लोगों को बस आज जो है कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। आज टुडे आई एम नॉट फोकस्ड ऑन फैक्ट्स, मैं बहुत फैक्ट्स पे फोकस नहीं हूँ, बिकॉज चूंकि मुझे एक जस्ट एक आपको आउटलाइन जो होता है कि मैं क्या पढ़ाऊंगी, किस तरीके से पढ़ाऊंगी, वो बता रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कलिंग वॉर, चूंकि ये क्या था काफी अशोक के लाइफ का ये यू टर्न रहा था, बिकॉज दैट्स वाई दिस इज टू इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। धम्मा जो है उसके रिगार्डिंग भी कभी कभी कुछ चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि दैट एग्जैक्टली व्हाट इज धम्मा एंड व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ धम्मा एंड व्हाई अशोक इम्प्लीमेंटेड धम्मा इन हिज रॉक एडिक्ट। उसने अपने रॉक एडिक्ट में धम्म को इतना ज्यादा प्रमोट क्यों किया। ठीक है,
उसके अलावा जो है बुद्धिज्म का प्रमोशन कैसे सबसे ज्यादा बिहार में हम देखते हैं, बिहार से निकल करके ये पूरे के पूरे दक्षिण एशिया तक पहुंचा, इसके क्या कारण रहे? तो इसमें अशोक का क्या रोल रहा, अशोक ने किसे किसे भेजा था अपने धम्म के प्रचार के लिए? तो ये सब हम क्या देखते हैं कि ये ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मौर्यंस के रिगार्डिंग आते हैं। अब मौर्यंस के बाद अगर हम लोग बात करें तो कुछ पोस्ट मौर्यन पे हम आ जाए कि पोस्ट मौर्यन इन द सेंस कि मौर्यों के बाद कौन आए थे? पोस्ट मौर्यन, इसको मौर्योत्तर काल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मौर्योत्तर काल, यानी मौर्यों के बाद का काल है ये, ठीक है। तो अब मौर्यों के बाद चूंकि हम क्या देखते हैं कि मौर्यों के बाद आते हैं शुंग वंश, जो डायनेस्टी आती है दैट इज शुंगा डायनेस्टी। ये आता है शुंग डायनेस्टी। अब शुंग डायनेस्टी में यानी कि हम क्या देखते हैं कि अब जैसे इसमें यह भी कहा जाता है कि इसके बाद यानी मौर्यों के बाद एक तरह से भागवत धर्म से रिलेटेड जो है उनकी एंट्री हो जाती है, या वैष्णव धर्म को मानने वाले उनकी एंट्री हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि ब्राह्मण, चूंकि ये जो शुंग थे ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे, तो ये भी कहा जाता है कि मौर्यों के बाद हम क्या देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई थी यहाँ पर। यानी ये जो शुंग थे ये क्या थे, कई जगह आप देखिएगा कि इसमें आता है कि ये ब्राह्मण वंश से थे। इन्होंने एस्टैब्लिश किसको किया था? ब्राह्मण डायनेस्टी, यानी एक तरह से ब्राह्मण वंश की स्थापना हो गई, ये मान्यता है इसके रिगार्डिंग। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि शुंग के बाद फिर देखिए कणव आ जाते हैं। तो ये क्या है ना कि ये पोस्ट मौर्यन में कुछ जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो हैं उसके रिगार्डिंग ये आ जाते हैं कि इसमें क्या क्या है और किस टाइप के क्या ये रूलर्स जो हैं लाइक इसके पहले जो थे उसके अकॉर्डिंग कुछ इनका रहा है या नहीं रहा रोल। जब मैं पढ़ाऊंगी तो इसमें देखिए बहुत ज्यादा इनके में वर्क नहीं है, इनके में क्या है थोड़े थोड़े ही है। शुंग डायनेस्टी हो जाए या फिर चाहे आपका कणव डायनेस्टी हो जाए, तो इनके में हमें उस तरीके से यानी जितना मौर्यंस में दिखाई देता है, या उसके पहले हर्यंक हो गया, ये शिशुनाग डायनेस्टी भी हो गया। शिशुनाग डायनेस्टी में भी हम देखते हैं कि वहां पे भी हम देख रहे हैं कि हाँ चूंकि कालाशोक जो है वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवा रहा है, तो उस टाइम पीरियड पे हम देखते हैं कि वहां पर काम है काफी ज्यादा एंशियंट में पढ़ने लायक, जो स्पेशली वो हमारा भारतीय इतिहास भी कह लीजिए और वो हमारा बिहार का इतिहास भी है। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ शुंग वंश हो गया, कणव वंश हो गया, मौर्योत्तर के बाद मीन्स वैसा कोई स्ट्रॉन्ग हमें नहीं दिखाई देता है। हाँ, मौर्योत्तर के बाद हम क्या देखते हैं कि उस तरीके का एक कोई स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी जो है वो हमें एस्टैब्लिश्ड होता हुआ नहीं दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद बात करते हैं, जब हम लोग फिर आते हैं कि यहाँ पर यानी बिहार के कंटेक्स्ट में जब अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे गुप्त काल की बात करें तो अब कैसे पाटलिपुत्र से सेंटर, जैसे इनके बाद बात करते हैं गुप्ता पीरियड अगर हम कहें तो गुप्ता काल में हम क्या देखते हैं कि ये जो काल था ना ये स्पेशली आर्ट एंड कल्चर के कंटेक्स्ट में भी क्या रहा है, काफी इंपॉर्टेंट काल है, क्योंकि मंदिरों का निर्माण यानी फॉर द फर्स्ट टाइम टेम्पल आर्किटेक्चर जो है यहीं से स्टार्ट होता है, गुप्ता पीरियड से। गुप्त काल की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, और गुप्त काल इसलिए भी देखिए यहाँ पर यानी अगर हम बात करें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा साहित्य के रिगार्डिंग, लिटरेचर के रिगार्डिंग बहुत सारे काम हुए हैं। तो माइट पॉसिबल कि क्या हो सकता है कि आपके यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं, जैसे कालिदास हो गए, ठीक है ना, वराह मिहिर हो गए, तो इन सब के रिगार्डिंग हम देख सकते हैं कि क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं गुप्त काल में। गुप्त काल को अगर नॉर्मली मैं आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन करूं तो यहाँ पर इसको जान लीजिएगा, जैसे उस टाइम पे अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र तो थी ही राजधानी, बट ये धीरे धीरे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की ओर भी ये क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। वहां पर उज्जैनी, विदिशा ये एक इंपॉर्टेंट स्थल के तौर पर बनने लगे थे। यानी पाटलिपुत्र से अब हम क्या देख रहे हैं, विदिशा और तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे थे, ये अब पाटलिपुत्र से ट्रांसफॉर्म, यानी कि जो एक इंपॉर्टेंट हमारा हब था पाटलिपुत्र से कहां पर हम देख रहे हैं धीरे धीरे, तो इसका मतलब ये है कि अब यानी ये जो गुप्त काल तक आते आते ये जो एरिया है ये रहा मध्य प्रदेश, ठीक है,
विंध्य पहाड़ी के जो इसकी जो सीमाएं हैं, विंध्य पहाड़ी की जो सीमाएं हैं, तो उसको माना जाता है कि वहां तक का पूरा पूरा कवर करता है। तो हम क्या देखते हैं कि इसकी जो अब पाटलिपुत्र से अब कहाँ कहाँ धीरे धीरे यहाँ भी क्या हो रहा है, इनका साम्राज्य विस्तार हुआ गुप्त काल में। और कहते हैं कि अगर एक साथ पैरेलल एक दो सिटीज और होगी तो धीरे धीरे उस जगह का इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ओनली फोकस सिर्फ पाटलिपुत्रा पर होता तो पाटलिपुत्रा हम क्या देखते हैं कि आफ्टर पोस्ट मॉडर्न पीरियड भी क्या रहता है, उतना ही लाइमलाइट में रहता है। बट बिकॉज हम क्या देखते हैं कि जो इन द टाइम पीरियड ऑफ गुप्तास धीरे धीरे क्या होता है, विदिशा एंड उज्जैनी ऑल्सो बिकेम द मेन सेंटर ऑफ गुप्तास किंग। उनके लिए वो क्या होते जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटर बनते जाता है। तो धीरे धीरे पाटलिपुत्र का जो अब जो उसकी जो चमक थी वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है यहाँ पर। तो ये चीज थोड़ा सा क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। ये तो हाँ, देखिए गुप्त काल के अगर टाइम पीरियड पूरा ओवरऑल बात कर रहे हैं, अच्छा देखिए 240 ईस्वी माना जाता है कि 240 ईस्वी से लेके 560 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो पूरा का पूरा गुप्त काल है। अब इसमें ये नहीं कहेगा कि मैम थोड़ा सा तो हम देख रहे हैं कहीं 280 है, तो मैंने आपसे क्या किया कि थोड़ा स्लाइट जो है आगे आगे पीछे रहता है, कहीं आपको 280 भी दिखेगा, कहीं 60 भी दिखेगा। कुछ ऐसे टेक्स्ट बुक हैं जहां 240 भी है, ठीक है। तो श्री गुप्त से जैसे माना जाता है कि स्टार्टिंग हुआ है, लेकिन ये जाता कहां तक है, ये पूरा जाता है लगभग 560 ईस्वी के आसपास। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि डिक्लाइन होने तक में इसमें कुछ ऐसे भी शासक रहे हैं जो बहुत फेमस नहीं रहे हैं और गुप्त काल में पतन हो गया था। तो गुप्त काल लंबा चला, बट धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसके शासक कमजोर हो जाते हैं, पहले के जैसे नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा क्या करना है कि हमें ध्यान रखना है। आप लोगों को यहां तक तो कोई समस्या नहीं है समझने में, है ना। तो ठीक है, तो ये चीजें हमें क्या करनी है कि समझनी कि ये जैसे शुंग वंश हो गया, कणव वंश हो गया, गुप्ता पीरियड हो गया, तो ये एक बहुत बिहार हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, ये हकीकत है कि इसमें इंडियन हिस्ट्री क्या है, अपने आप अटैच है। और अगर हम बिहार हिस्ट्री पढ़ते हैं तो साथ के साथ इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ते जाते हैं, है ना। चलिए इसमें हम लोग फिर नेक्स्ट आते हैं। अब आ जाते हैं मेडिवल। मेडिवल जो हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत में भी हमें क्या देखना है, स्पेशली बिहार के कंटेक्स्ट में देखना है। यहाँ पर मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया है। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो ये जो है स्पेशल, अगर हम बात करें मेडिवल एरा, तो ये टोटल क्या है, ये 2 फेजेस में है। 2 फेजेस इन द सेंस कि जो पहला टर्म है वो हमारा है दिल्ली सल्तनत, एंड द सेकंड जो है वो है हमारे मुगल्स। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड की अगर बात करें तो ये हो गया 1206 से लेके 1526, यानी जब तक कि पानीपत का युद्ध नहीं हुआ था। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एंटायर दिल्ली सल्तनत। ये पूरे दिल्ली सल्तनत का क्या है, हमारा टाइम पीरियड है, जो कि 1206 से 1526 चलता है। और मुगल्स की अगर हम लोग बात करें, ये हो गया हमारा 1526 से लेकर के 1707 तक, ये मुगल्स का पीरियड है। फिर आप कहेगा कि मैम उसके बाद भी तो मुगल्स रहे थे, वो कहाँ गए थे, ऐसा तो है नहीं कि मुगल्स खत्म हो गए। तो स्टूडेंट उसके बाद जो टाइम पीरियड था वो था पोस्ट मुगल पीरियड का। पोस्ट मुगल पीरियड इसको कहा जाता है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल, ठीक है। तो ये चीज क्या है कि इसको थोड़ा सा मतलब अगर आप जैसे पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर करना क्या है कि अपने माइंड में फर्स्टली पूरी तरह से क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन सा टाइम पीरियड जो है उसको क्या कहा जाता है या कहाँ से विभाजन हो रही है। तो मध्यकालीन की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेडिवल हिस्ट्री, देन मेडिवल हिस्ट्री, द टाइम पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री तो ओवरऑल बात करें तो हम क्या देखते हैं कि दैट इज फ्रॉम 1206 टू 1707। बट अगर हम उसमें बात करें कि नहीं, इसमें भी क्या है 2 फेजेस उसके हैं, और 2 फेजेस क्या है, द फर्स्ट वन इज दिल्ली सल्तनत विच इज फ्रॉम 1206 टू 1526 एंड द अनदर वन इज 1526 टू 1707, जो कि 1526 से 1707 तक चलता है। ये हमारा क्या है, ये है हमारा उत्तर मुगल काल। अब बात करें यहाँ पर कि बिहार के कंटेक्स्ट में अब इनका क्या रोल रहा है या फिर इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये रहा दिल्ली की सल्तनत के कंटेक्स्ट में।
अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बिहार से संबंधित प्रश्न, बिहार से संबंधित प्रश्न। अब देखिए ये है क्या, जैसा कि आप जानते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत था, ठीक है, दिल्ली ये रहा हमारे, मान लीजिए ये रहा दिल्ली रहा, और ये रहा हमारा बिहार। हम क्या देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे ऐसे शासक ने क्या किया था, बंगाल और बिहार पर अभियान किया। बंगाल बिहार कैंपेन इसको बोलते हैं, बंगाल बिहार अभियान किया, जिसपे खिलजियों के टाइम पे भी हम देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम रेगुलर देख रहे हैं कि इस टाइम पे जो जैसे दिल्ली सल्तनत में आपको करना क्या, देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ चीजें थोड़ा सा माइंड में फिक्स कर लीजिएगा। जैसे जो फर्स्ट इसमें जो डायनेस्टी है कि कौन सा है, तो वो हो गया आपको गुलाम वंश। सेकेंड की अगर हम लोग बात करें तो वो हो गया हमारे खिलजी। कुछ चीजें और उससे ही हमें क्या करना है, हमें जोड़ना है। खिलजी हो गए, तीसरे पर हो गए तुगलक। अभी बहुत ज्यादा इसमें तुगलक हो गए, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फिर आ जाते हैं कौन से, हमारे सैयद, और उसके बाद कौन आ जाते हैं हमारे यहाँ लास्ट में आते हैं लोधी। तो ये क्या है, कुछ डायनेस्टीज हैं जो दिल्ली सल्तनत, स्पेशली दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं कि इनका अपना क्या रहा है, इंपॉर्टेंस रहा है। बट बिहार के कंटेक्स्ट में बात करें तो जिन जिन शासकों ने स्पेशली क्या किया था, अभियान किया बंगाल बिहार पे, तो उस टाइम पे बिहार क्या हुआ है, थोड़ा बहुत इफेक्टेड हुआ है, और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे खिलजियों के रिगार्डिंग, फिर कुछ कभी कभी तुगलक के भी रिगार्डिंग पूछ देते हैं, कभी कभी इल्तुतमिश जो है उसके रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। तो अगर इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है, ये चीज ध्यान रखना है कि ये रूलर्स हैं, ठीक है। अब इसमें नॉर्मली बस मैं आपको बता देती हूँ ओरली कि इनका जो है 1206 से लेके 1290 तक का इनका टाइम पीरियड है। 90 से लेकर के 1290 से लेकर के ये 1300, हाँ यस, 1290 से लेकर 1325, ये आ जाइए 1320-25 से लेकर के पूरा 51 तक, मतलब यही जाते हैं। उसके बाद फिर ये आ जाते हैं, फिर लोधी जो है लास्ट जो है ये 1526 में जाके इनका क्या हम देखते हैं कि इनका टाइम पीरियड यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पर अभी इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है कि मैम डेट पे बहुत ज़्यादा अभी फोकस ना करें, कृपया करके अभी बस समझ लेना है कि ये वंश है। चूंकि यही नहीं माइंड में फिक्स होगा तो फिर डेट कैसे फिक्स होगा। फर्स्टली यू हैव टू फिक्स, आपको फिक्स करना है अपने माइंड में इसे, कि इसमें जो है इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको करवाऊंगी क्या कि जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए अब तक के जो बिहार प्रीलिम्स में इस सेक्शन से, चूंकि मध्यकालीन से ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंशिएंट से अच्छे खासे आते हैं, मध्यकालीन से भी आते हैं, लेकिन कह सकते हैं ना कि संभावना तो किसी की भी नहीं है ना। हम बिल्कुल कंफर्म होकर के नहीं बता सकते कि नहीं इस बार तो मेडिवल से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि आता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और अनएक्सपेक्टेड चीजें एग्जामिनेशन हॉल में घट जाती हैं। तो हम अपने आप को ऐसा क्यों रखें, हम अपने आप को फुल फ्लैश तैयारी में जाएंगे। हम एंशिएंट भी तैयार रखेंगे, हम मेडिवल भी तैयार रखेंगे, हम मॉडर्न भी तैयार रखेंगे, है ना। तो तैयारी का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को पूर्ण रूपेण तैयार करें। ये नहीं करना है कि हाफ हाफ किया, अरे नहीं यहाँ से क्वेश्चन क्या पता, कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। हो सकता है जैसे कल यूपीएससी का प्रीलिम्स है, बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स देने जाएंगे, कुछ सेक्शन फिक्स होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है कल क्वेश्चन वहां से आए ही ना, उन्होंने पूरे 6 महीने पढ़ा हो खूब अच्छे से दबा करके कि ये पढ़ना है हमें, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और नहीं आया तो फिर क्या करेंगे। तो ये जो एक प्रेडिक्शन जो है ना, ये एक स्टूडेंट का प्रेडिक्शन होता है कि यहाँ से आता ही नहीं है ना आएगा, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट। आप श्योर नहीं है कि ये आएगा या नहीं आएगा। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप अपनी तरफ से तैयारी रखें पूरी तरह से। हम उसको स्किप क्यों करें, क्योंकि शॉर्टकट में तैयारी नहीं होती है। और हाँ, हिस्ट्री पढ़ें तो एक तरह से अच्छा ही है ना, इससे आपका भारतीय इतिहास भी कवर होगा और आपका बिहार हिस्ट्री भी कवर हो रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्क तो वैसे भी नहीं है, यहाँ तो यही देखना है कि कौन कौन से ये जो डायनेस्टीज के जो शासक हैं, इन लोगों ने बिहार को टच किया या नहीं किया, और बिहार में अगर कोई अभियान चलाया तो कौन सा अभियान चलाया। पूरे दिल्ली सल्तनत में बलबन को माना जाता था कि उसने खूब बंगाल पर क्या किया है, मतलब अभियान किया है, वहां पर वो अटैक किया उसने। तो क्या बलबन ने वहां पे उसका कुछ वहां पर रोल रहा। अलाउद्दीन खिलजी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर क्या हुआ भाई, बख्तियार खिलजी का नाम आप लोगों ने भी सुना है, बख्तियारपुर इनफैक्ट पटना का नाम भी था, है ना। तो क्या है, क्या था ये, वो उसका क्या संबंध है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, हमें वो क्या करने हैं, हमें ध्यान में रखने हैं।
कि और स्पेशली जैसे अलाउद्दीन, मैं आपको बता दूं दिल्ली सल्तनत में, ठीक है कि आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को, लेकिन दिल्ली सल्तनत में स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी का थोड़ा सा मार्केट पॉलिसी अगर आपको पता रहेगा कि उसने क्या क्या कुछ उसके नए नियम थे, उसने नई मार्केट पॉलिसी लेकर आया था वो, तो वो अपने आप में क्या है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है वो स्पेशली। तो कुछ चीज़ें क्या करनी कि अगर थोड़ा सा उसको देख ही जाएंगे तो उससे कुछ आपके समस्या बढ़ेगी नहीं, उल्टा समस्या जो है उसका समाधान ही होगा। तो यहाँ पर क्या है वही है कि जैसे तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक जानते हैं हम लोग, और अगर हम बात करें यहाँ पर तो इनका यही है कि इसमें हम लोग को थोड़ा बहुत देखना है कि इनका क्या रहा था और इनके टाइम पीरियड में कंडीशन क्या थी, स्पेशली इन बिहार में क्या किसी ने अभियान किया या नहीं किया, और किया भी तो क्या, और बख्तियार खिलजी का जो है रोल क्या रहा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, देखनी है। तो यहाँ पर मैं इसलिए आपको बताते चल रही हूँ। अब ये हो गए हमारे मुगल्स। अब बात करते हैं मुगल्स के बारे में। अब मुगल्स के बारे में बात करें तो भाई मुगल्स में जैसा कि हम जानते हैं कि जो कुछ जो फिक्स हैं कि उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस देखना ही देखना है। फिक्स इन द सेंस कि अकबर के टाइम पर क्या देख रहे हैं, कंडीशन सिनेरियो क्या है। ठीक है, अकबर के बाद आ जाइए जहांगीर के टाइम पर क्या सिनेरियो है, जहांगीर के बाद आ जाइए शाहजहां के बाद, शाहजहां के बाद, और इसके बाद हम बात करते हैं क्या, औरंगजेब के बाद, औरंगजेब के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि अकबर हो गए, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, औरंगजेब हो गया। अब इसके बारे में बात करें तो हमें देखना ये है कि इनके टाइम पीरियड पर, यानी ध्यान क्या रखना है, स्पेशली बिहार के कंटेक्स्ट में कुछ ऐसी घटना घटी हो जो कि इनका संबंध जहां कहा बिहार से, यानी बिहार में इनके द्वारा ऐसा कुछ कार्य करवाया गया, कुछ ऐसा वर्क था क्या, और इसके रिगार्डिंग कुछ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आए हुए हैं तो हमें क्या करने हैं, उसे देखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो क्या करने हैं, हमें देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और हाँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जैसा मैंने अभी बताया कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में, तो ये टाइम पीरियड माना जाता है कि मुगल्स, यानी अगर कहा जाता है कि मुगल काल समाप्त हो गया तो इसका मतलब ही ये है कि आफ्टर औरंगजेब हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा स्ट्रांग रूलर हमें नहीं दिखाई देता है लाइक औरंगजेब, बिकॉज इसके बाद जितने भी शासक आए वो वैसे नहीं थे जिस टाइप के, ये लोगों ने फिर भी अपने एम्पायर को बचाने की कोशिश की। बट अगर इसके बाद का अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम वैसा सिनेरियो नहीं देखते हैं। वहाँ पर क्या कंडीशन है, वहाँ कंडीशन ऐसा है कि धीरे 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 इमरजेंस ऑफ रीजनल जो है एम्पायर स्टार्ट शुरू हो जाता है, यानी रीजनल जो डायनेस्टीज हैं, स्वतंत्र जो शासक हैं उनका क्या होने लगता है, उदय होने लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर यस जो सबसे मेन था वो थोड़ा सा क्या रह गया, यहाँ पर रह गया इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बिहार के कंटेक्स्ट में। अब हुमायूं, ठीक है ना, अब हुमायूं के पैरेलल कौन चल रहा है, शेरशाह सूरी। ये है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग बिहार। बिहार के कंटेक्स्ट में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई, अगर बात करें तो देखिए 1530 में, ध्यान रखिएगा 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठता है, और 1530 से ही एक अफगान शासक था जो स्पेशली हमारे बिहार के सासाराम वाला जो एरिया है वहां से बिलोंग करता है, रोहतास का जो पूरा बेल्ट है वो सब उसी के क्षेत्र में आता था। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर यानी हुमायूं के टाइम पीरियड में उसके पीछे एक शासक लगता है, दैट इज नोन एज शेर शाह सूरी। एक चीज, एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि मध्यकाल में दो अफगान वंशों की स्थापना हुई थी और वो दो अफगान वंश कौन से थे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके पहले सभी के सभी तुर्क ही थे, जितने थे मध्यकाल में हम क्या देखते हैं, तुर्क थे। ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें मेडाइवल में तो सभी के सभी क्या है, टर्किश ऑरिजिन है, टर्किश इन द सेंस तुर्क थे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसके कंटेक्स्ट में कि मध्यकाल में कौन ऐसे शासक थे जो कि जिनका ओरिजिन अफगानी थे, या बाय ओरिजिन ये लोग क्या थे, अफगान थे, अफगानी मूल के थे। तो अफगानी मूल के हम क्या देखते हैं यहाँ पर, देखिए दो अफगानी मूल के कौन कौन हम देखते हैं, एक तो लोधी थे, लोधी वंश,
और एक जो है यानी जब हुमायूं आता है तो इस टाइम पे सूरवंश। अब सूरवंश से संबंधित कौन है? ये है हमारे शेरशाह सूरी। सूर डायनेस्टी से कौन रिलेटेड है? शेरशाह सूरी। तो ये चीज ध्यान रखना है हम लोगों को कि पूरे मध्यकाल में ऐसे आप इसको डिवाइड कर लीजिए। चूंकि मैंने यहाँ पे डिवीजन बताया आपको कि दिल्ली सल्तनत को आप डिवाइड कर सकते हैं, जो टाइम मेरा है दैट इज 1206 टू 1526। तो 1206 से लेके 1526 के बीच में एक शासक यानी एक वंश ऐसा आता है जो अफगानी मूल के होते हैं, और वो कौन थे? वो थे बेसिकली लोधीज। ठीक है, सिकंदर लोधी जिसने आगरा की स्थापना की थी, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क 1504 में। तो ये सब कुछ चीजें जो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि लोधीज अफगानी थे, और उसके बाद अगर हम किसी को देखते हैं तो कौन था? शेरशाह सूरी अफगानी था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का हम क्या देखते हैं कि वो भी क्या था? अफगानी था, बाई ओरिजिन जो है ये अफगानी मूल का था। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से मुगल्स जो हैं, बाबर ने जो अपना साम्राज्य इस्टेब्लिश्ड किया था, तो बाबर के साम्राज्य को आगे यानी कि हुमायूं को एज अ किंग उसने रूल नहीं करने दिया, और हिंदुस्तान का बादशाह कौन बन बैठा? शेरशाह सूरी। तो उसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम थे। और उसके अलावा शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चला ये बहुत लंबा चला। तो मेडिवल में हम देख सकते हैं कि बिहार के कंटेक्स्ट में कौन सा सेक्शन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है? ये रहा शेरशाह सूरी। मेडिवल में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। अब इसके द्वारा जो कार्य करवाए गए, कार्य यानी जो भी वर्क इसके द्वारा जो करवाया गया, ठीक है, कई बार इसके जो मकबरा है उसके रिगार्डिंग पूछ देते हैं कि वो अष्टकोणीय है, ऑक्टोगोनल है या नहीं है। आर्किटेक्चर के कंटेक्स्ट में भी कुछ क्वेश्चंस हमने देखा है कि आ जाते हैं, यानी इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्किटेक्चर हम देखते हैं कि स्थापत्य के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, स्थापत्य के रिगार्डिंग में आते हैं। उसके अलावा जीटी रोड जो है, जो शेरशाह सूरी जिसको कहते हैं ना वो, तो ये रोड जो है उसने क्यों बनवाया था, या फिर ये सब चीजें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए उस टाइम पर जो था, जो मुगल बादशाह थे उस टाइम पे उनका एरिया कहाँ था? आगरा था, और शेरशाह सूरी खुद कहाँ का रहने वाला था? वो था बिहार के पास का। तो जब हम बात करें कि यहाँ से यानी आगरा से बिहार, तो उसने एक बीच का रास्ता निकाला कि क्यों ना कुछ ऐसा हम रूट ही डेवलप कर दे जो क्या हो सके, इजिली हम यहाँ से वहाँ क्या कर सके, मूव कर सके। तो ये उसके इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन था कि उस टाइम पर जो मेन सेंटर यानी दिल्ली सल्तनत उस टाइम पे मेन नहीं हो गया था, दिल्ली से चीजें शिफ्ट हो चुकी थी। जब 1504 में जब आगरा स्टैब्लिश्ड हुआ, तो धीरे धीरे आगरा जो है वो क्या हो चुका था, इन लोगों के लिए मतलब इनके सेंटर हेड के तौर पर आगरा डेवलप हो चुका था। तो आगरा हम पूरे के पूरे आप देखिए कि अकबर का भी पूरा टाइम पीरियड आगरा में ही आपको दिखाई देगा, जहांगीर का भी पूरा टाइम पीरियड आपको आगरा में ही दिखाई देगा। शाहजहां फिर फाइनली क्या करता है, शिफ्ट करता है अपनी राजधानी को, कहां पर, यहाँ दिल्ली लाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था शेरशाह सूरी के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें। तो ये क्वेश्चंस जो हैं स्पेशली मेडिवल का टाइम पीरियड अगर हम लोग कहें तो ये इसके कंटेक्स्ट में क्या हो जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं हमारे। स्थापत्य की बात तो इसका मतलब होता है कि आर्किटेक्चर का कंटेक्स्ट की बात करें। और उसके अलावा कुछ क्षेत्रीय वंश भी थी, जैसे हम पाल वंश देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ वहाँ के रीजनल डायनेस्टीज भी हैं, उसके बारे में भी हमें क्या करना होता है, देखना होता है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर है, पहले अभी उस कंटेक्स्ट में ही बात करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर ये हो गया हमारा उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल जैसा कि हम लोग जानते हैं, चूंकि देखिए ये 1707 के बाद चूंकि है तो ये उत्तर मुगल काल, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि यहां पर ब्रिटिशर्स की एंट्री हो चुकी है। ब्रिटिशर्स की एंट्री हो चुकी है, अंग्रेज आ चुके हैं। और अंग्रेज के आने के बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर स्पेशली जैसा कि हम जानते होंगे कि सबसे पहले जो है यहाँ पे फैक्ट्रियां इन लोगों ने क्या किया था, एस्टैब्लिश किया था।
यहाँ पर क्या किया था इन्होंने, फैक्ट्री जो है एस्टेब्लिश किया भारत में। तो अलग अलग जगहों पर इन्होंने कहाँ कहाँ अपने, सबसे पहले तो जब ब्रिटिशर्स यानी इनके साथ साथ पैरेलल में क्या चल रहे हैं, अंग्रेज, इनके पैरेलल में कौन चल रहे हैं, अंग्रेज। अब अंग्रेज जब यहाँ आते हैं तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग जगहों पे अपनी क्या की, फैक्ट्रियां स्थापित की। अब इसमें जो है एक जैसे क्वेश्चन हो गया आपको कि जो सबसे पहली फैक्ट्री थी भारत में वो किसने लगाई, तो पोर्चुगीज ने लगाई। फिर कौन आते हैं, तो फिर डच आ जाते हैं। फिर कौन आ जाते हैं, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो ये सीक्वेंस है। तो ये जो सीक्वेंस है ना कंपनीज के रिगार्डिंग, यानी हम बात कर रहे हैं कि जो कंपनीज, ये बिहार के कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन आते हैं, कंपनीज स्पेशली फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में भी हम लोग क्या देखते हैं, इसमें जो क्वेश्चन है वो ये होगा कि पुर्तगालियों का क्या कोई फैक्ट्री था बिहार में, क्वेश्चंस, यहाँ क्वेश्चंस देख लीजिए, पुर्तगालियों का। उसके अलावा बात करें क्या डच की फैक्ट्री थी, डच की भी फैक्ट्री थी वहां पर, अंग्रेजों की तो थी ही, ठीक है। और डेन जो है, डेन का मतलब हो जाता है डेनिश, डेनिश इन द सेंस की द पीपल हु वेर बिलोंगिंग फ्रॉम डेनमार्क, दैट इज नोन एज डेनिश पीपल। वैसे लोग, जो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, उन्हें ही कहा जाता है क्या, डेनिश पीपल। इन्हें क्या कहा जाता है, डेनिश पीपल, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब कुछ चीजें जान लीजिएगा कि डेन किसको बोलते हैं और डच किसको बोलते हैं। राइट नाउ जो एम्स्टरडम है उसे ही, उसका ही जो एंशियंट नाम या इसका जो पुराना नाम था दैट इज नीदरलैंड, और यहीं के लोगों को बोला जाता था क्या, डच पीपल इसे बोला जाता था। लोगों को, स्पेशली वहाँ के लोगों को, जैसे इंडिया के लोग जो हैं वो इंडियंस कहलाते हैं, लाइक दैट उसी तरीके से जो हॉलैंड, उसका पुराना नाम क्या था, हॉलैंड था, तो हॉलैंड के लोग जो हैं वो क्या कहलाते थे, डच कहलाते थे। तो अभी के टाइम पे जो इसका नाम क्या हो चुका है, नीदरलैंड, और उसका जो कैपिटल है दैट इज एम्स्टरडैम। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो फैक्ट्रीज हैं इसके रिगार्डिंग जो है कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर इन लोगों ने बिहार में कहाँ कहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की थी, कहाँ कहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज बनाई थी। तो ये हम क्या देखते हैं, स्पेशली ये है, जैसे अगर बात करें तो ये जो टॉपिक है ये है हमारा अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। इस टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये हो गया। तो ये क्या है कि इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर अलग अलग फैक्ट्री बिहार में, स्पेशली बिहार में हम क्या देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे क्या थे, फैक्ट्री डेवलप हुए हैं और बनाए गए थे, एस्टेब्लिश किए गए थे इन अलग अलग कंपनियों के द्वारा। तो इसके साथ साथ आप करेंगे क्या कि कुछ चीज़ें जैसे पोर्चुगीज़ हैं उनका कब इस्टेब्लिश हुआ, डच हैं उन्होंने कब इस्टेब्लिश किया, तो कुछ जो है जो हमारे इंडियन हिस्ट्री का भी पार्ट है वो भी हम क्या करेंगे, साथ के साथ करते चलेंगे। तो ताकि आपको इसके रिगार्डिंग जो है ओवरऑल क्या रहे, यहाँ पर जो भी दिक्कत है वो ना हो, आगे आपका सारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसमें बना रहे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें अब बात करेंगे इसमें हम लोग की जो इस टाइम पे, यानी ये जो टाइम पीरियड है दैट इज ये पोस्ट मुगल चल रहा है, पोस्ट मुगल। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आधुनिक भारत, अगर हम कहें कि जो मूवमेंट शुरू होते हैं तो वो होते हैं कब, आफ्टर 1885, 1885 के बाद हम क्या देखते हैं कि भारत में जो आंदोलन, यानी जब कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस की स्थापना के बाद क्या होते हैं, आंदोलन का दौर शुरू होता है, आंदोलन जो है शुरू होते हैं। तो पोस्ट मुगल में अगर आप बात करेंगे तो हम क्या देखते हैं, विद्रोह हो रहे हैं, रिवोल्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं चल रहा है। मूवमेंट हमेशा क्या होता है, संगठित तरीके से होता है, जो चलाया जाता है। तो पोस्ट मुगल में ही हम क्या देखते हैं, 1857 का रिवोल्ट। अब इसमें वीर कुंवर सिंह जो है उनका क्या रोल रहा 1857 के रिवोल्ट में, ये था विद्रोह। 1857 के विद्रोह में बिहार की क्या भूमिका रही, बिहार की भूमिका, ठीक है। और इसमें आ जाते हैं स्पेशली क्या है हमारे वीर कुंवर सिंह।
और उसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार से ये जो विद्रोह था, किस प्रकार से ये एक्टिव था, सक्रिय था, 1857 में कितना सक्रिय रहा ये मूवमेंट, और क्या यहाँ पर कंडीशन रही, तो ये हमें क्या करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेशली 1857 का जो रिवोल्ट है वो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा क्या रहा था, सक्सेसफुल रहा था। सक्सेसफुल इन द सेंस कि रिवोल्ट तो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन हाँ ब्रिटिशर्स के कंटेक्स्ट में बात करें, फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स को ये फील हुआ कि अब हमारे खिलाफ क्या हो रही है, आवाजें उठ रही हैं। तो यहाँ पर ये कब शुरू हुआ था, ये 1857 में हम देखते हैं रिवोल्ट होता है कहाँ पर, उत्तर भारत में पूरे, यानी कि आप देख लीजिए पूरा लखनऊ हो गया, फैजाबाद हो गया, झांसी हो गया, ये सारे क्षेत्र में हम देखते हैं अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में क्या हुआ, ये विद्रोह शुरू हुआ। बंगाल से यानी कि मंगल पांडे इसकी शुरुआत करते हैं। बैरकपुर कहाँ है, बंगाल में है, वहीं छावनी में ये विद्रोह शुरू होता है और फिर धीरे धीरे ये क्या होता है कि सब जगह फैल जाता है। तो इस विद्रोह की अगर हम बात करें तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है पिछले बार के यूपीएससी के पीटी में चूंकि काफी क्या था, एक विवादास्पद क्वेश्चन भी रहा था कि वीर कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ के थे, आरा के थे या पटना के थे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को पता ही होगा कि क्या रहा इसमें। तो अगर ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन इनके रिगार्डिंग आ चुका है ऑलरेडी पीटी में, और इससे आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, ठीक है। हालांकि आयोग ने माना था कि वीर कुंवर सिंह शारीरिक रूप से तो आरा में थे, मानसिक रूप से वो कहाँ थे, पटना में थे। ये तो अपने आप में ही एक अजीब सा उत्तर दिया आयोग ने, तो जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा, बहुत विवादास्पद भी रहा कि इस तरह का आंसर क्यों दिया जा रहा है। तो बट कोई नहीं, यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है कि जो भी आंसर हो या जो भी चीजें हमें सही ढंग से पढ़ना है, बाकी जो है लेट्स सी देखा जाएगा फिर क्या होता है। यहाँ पर 1857 में वीर कुंवर सिंह का क्या रोल रहा है, क्या कंडीशन थी 1857 के रिवोल्ट में, एंड जब इनकी डेथ हो गई तो फिर ये विद्रोह किसके नेतृत्व में देखा गया या संभाला गया, किसने लीड किया इन 1857 रिवोल्ट इन बिहार आफ्टर वीर कुंवर सिंह। तो ये हमें क्या करना है, इसमें देखना है। यहाँ देखिए अभी मैंने ये समझा ही दिया कि इसके पहले क्या होते थे, विद्रोह होते थे, बट आफ्टर 1857 हम क्या देखते हैं, मूवमेंट होना शुरू होता है। अब मूवमेंट और विद्रोह में मैंने पहले ही बता दिया कि अंतर क्या है। विद्रोह कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है, छोटे समय के लिए होता है, और अचानक से होता है, रैंडमली होता है, और इसमें कहीं भी कोई नेतृत्व नहीं होगा, कोई नेता नहीं होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। और इसको सप्रेस्ड करना भी आसान है। विद्रोह को यानी रिवोल्ट को सप्रेस्ड करना, इनफैक्ट आप अगर हिस्ट्री में देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे जो पीजेंट्स रिवोल्ट होते हैं, कृषक विद्रोह हुए हैं, उन सबको सप्रेस्ड करना बहुत ईजी था। क्यों? क्योंकि ये संगठित नहीं था। लेकिन आंदोलन जो होता है वो क्या होता है, वो सबसे ज्यादा टिकाऊ होता है, या फिर वो लंबा, वो कब चलता है, वो काफी लंबा चलता है। अब आते हैं हम लोग इसके बाद, यानी कि स्पेशली हम लोग बात करें यहां पर आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत, यहां मॉडर्न हिस्ट्री, और फिर से मैं यहां लिख दे रही हूं बिहार, यानी बिहार में क्या रहा कंडीशन, ये चीज हम लोग को देखनी है। तो अभी मैंने आपसे क्या बताया कि जो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज बंग भंग आंदोलन, बंग भंग को ही कहा जाता है, बंग भंग इज ऑल्सो नोन एज स्वदेशी मूवमेंट। बंग भंग ही किस नाम से जाना जाता है, स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो जो फर्स्ट मूवमेंट रहा भारत में, जो हमने देखा आधुनिक भारत में, वो था 1905 का कौन सा मूवमेंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसको इंग्लिश में बंगा भंगा भी लिखते हैं, क्योंकि बिकॉज इन इंग्लिश हम क्या करते हैं लास्ट में बंग भंग मूवमेंट, इसको क्या कहा जाएगा, बंग भंग आंदोलन। और इसी ही यानी यही मूवमेंट बंग भंग इन द सेंस कि बंगाल को क्या किया गया था, डिवाइड कर दिया गया था, क्योंकि यूनिटी ना बनी रहे लोगों में। अगर यूनिटी बनी रहेगी तो यहां से क्या होगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो प्रॉब्लम शुरू होने का एक कारण ये भी था कि इसको क्या करो कि ना ये साथ में इकट्ठे रहेंगे, यूनाइट रहेंगे, और न ही इनके सामने कोई समस्या आएगी। तो बंग भंग मूवमेंट में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि इसे डिवाइड करके जो इनका मेन मुख्य कार्य था, मुख्य कार्य ये था कि इनकी एकता को कम कर दे, और इनकी एकता को कम करके इस ये जो मूवमेंट चल रहा है उसको कमजोर कर दिया जाए। तो इस मूवमेंट में यानी बंग भंग आंदोलन में, और यही मूवमेंट बाद में हम क्या देखते हैं किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया था, दैट इज स्वदेशी आंदोलन।
एक नॉर्मल सी बात मैं आप लोगों से करूं, अगर स्वदेशी मूवमेंट की बात करें ना, तो अगर आप देखिएगा तो ये मूवमेंट आज भी क्या है, एग्जिस्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे हम कहते हैं ना, बाइकआउट, चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बाइकआउट करेंगे, भारतीय प्रोडक्ट्स को अपनाएंगे, दैट इज ऑल्सो स्वदेशी मूवमेंट। ये भी क्या है, ये भी तो स्वदेशी मूवमेंट है कि हम अपनी, यानी ये एक आप कह सकते हैं कि भारतीय यानी आधुनिक भारतीय इतिहास में ये एक ऐसा आंदोलन है जो कभी नहीं समाप्त हुआ है। वो समय समय पर सभी देश में क्या होता है, अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए ये आंदोलन आपको दिखता रहता है। तो बंग भंग की अगर बात या स्वदेशी की बात करें तो स्वदेशी जो है ये एक ऐसा मूवमेंट है जो कभी नहीं समाप्त हुआ। अब ये नहीं कि एग्जाम में जाकर के लिख देंगे, ये जस्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि स्वदेशी का मतलब ही होता है अपने यहाँ की चीज़ों को अपनाना, और बाहर की चीज़ों को है जो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका जो मेन इम्पैक्ट पड़ता है वो क्या है, इकोनॉमिकली, यानी आर्थिक रूप से अगर किसी को चोट करना हो तो आप उसके प्रोडक्ट्स को मत खरीदो, उसको क्या करो, बाइकाट कर दो, फिर आप उसका आउटपुट देखना कि क्या होगा। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट में हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर। अब इसमें हम बात करें कि स्वदेशी मूवमेंट में यानी बंग भंग मूवमेंट के दौरान बिहार की क्या भूमिका रही। बिहार की भूमिका देखिए, मैं इसलिए इतना ज्यादा आपको आज समझा रही हूँ कि इसमें आपको क्या हो जाएगा, एक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें कि किस तरीके से हमें क्या करना, पढ़ना है। जैसे बंग भंग मूवमेंट चला, स्वदेशी मूवमेंट चला, अब इस मूवमेंट में बिहार की क्या भूमिका रही, बिहार में कौन कौन से लीडर्स यानी कौन कौन से जो नेता थे, नेता इन द सेंस इनको कहा जाता है राष्ट्रवादी ही कहते हैं हम लोग इन्हें, कौन कौन से नेशनलिस्ट थे जो क्या कर रहे थे, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, कौन कौन से नेशनलिस्ट थे जो इसमें क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, और कौन कौन सा क्षेत्र था जहां पर, अब जैसे इस आंदोलन के दौरान हुआ क्या था कि हाँ, इस आंदोलन के दौरान यही था कि जो भी हम अपने यहाँ की चीज़ों को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, और विदेशी जो भी सामान होगा हम उसका बहिष्कार करेंगे। तो ये फर्स्ट मूवमेंट था जो हम देखते हैं, और इस मूवमेंट में बिहार की भूमिका, और अगर आप चेक करें तो आप कई बार जो बीपीएससी के जो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं समटाइम इतने कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि ये भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है या बिहार के आधुनिक इतिहास से पूछा जा रहा है। ये दोनों को क्या करते हैं, कई बार एक साथ मर्ज करके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो इस तरह से क्या करना है कि हमें ध्यान रखना है कि इस टाइम पे क्या क्या चीजें आई थी, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट आप पढ़ रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रही कि पूरा का पूरा जो पूरे भारतीय स्तर पे जो चल रहा था अलग अलग जगह पे वो नहीं करना है, लेकिन हाँ कुछ जो क्रक्स है, मेन चीजें, वो हमें क्या करना है, जानना है, एटलीस्ट कि यहाँ पर दिक्कत नहीं हो। ओके, अच्छा ठीक है, बस 5 मिनट। और उसके अलावा चलिए यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स और रहे, जैसे स्वदेशी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1917 का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह यहाँ मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे करना क्या क्या है, ये हो गया। और उसके अलावा बात करें 1920 का जो मूवमेंट है हमारा, दैट इज असहयोग आंदोलन। इसमें क्या बिहार की भूमिका रही, असहयोग आंदोलन, इसमें क्या बिहार की भूमिका रही। इसके अलावा है हो गया हमारा 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उसके बाद जो है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये सारे मूवमेंट्स में यानी इसके कंटेक्स्ट में हमें देखना क्या है, ये जो मूवमेंट्स मैंने जो भी बताए हैं इसमें देखना है क्या, बिहार की भूमिका, बिहार की भूमिका, और जो यहाँ के नेशनलिस्ट थे उनका क्या रोल रहा। जैसे जेपी जो है, जयप्रकाश, इनके रिगार्डिंग क्या होता है, काफी ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है। इनके रिगार्डिंग हम क्या देखते हैं, काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कौन से जेल में इनको भेजा गया था, क्या 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 घटनाएं घटी थी, ये सारी चीजें। उसके अलावा जो है पटना में इनफैक्ट ये जो क्या कहते हैं, ये सारी की सारी इसके रिगार्डिंग, यानी कि अगर हम बात करें आधुनिक बिहार के इतिहास की तो यहाँ से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, और बहुत ज़्यादा, और कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि इनकी बहन का नाम क्या था इस टाइम के मूवमेंट में, जो कि हजारीबाग के जेल में कौन कौन से लोग को पकड़ करके वहाँ रखा गया था, उसमें कौन कौन से लीडर्स थे, उनके नाम बताएं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो मूवमेंट्स के रिगार्डिंग क्या है, क्वेश्चन आ जाते हैं।
चंपारण सत्याग्रह में भी क्वेश्चन, जैसे कौन सा सिस्टम था जिसको अबॉलिश करने की बात चल रही थी, तिनकठिया सिस्टम था या कौन सा, उसमें अलग अलग ऑप्शन दे देंगे। तो इन सब से क्या हम देखते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं हमारे बनते हैं। तो आज का सेशन इतना ही रहने दें। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार हिस्ट्री। मैंने ये बताया है मेनली आपको कि किस तरह से बिहार हिस्ट्री को, यानी कहाँ कहाँ से सेक्शंस हमारे टच होते हैं बिहार हिस्ट्री के और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं एंशियंट से। क्या कल भी क्लास है क्या संडे को? इस संडे को तो नहीं होती है क्लास। नहीं ना, कल एग्जाम भी दे रहे हैं। हाँ, यूपीएससी के प्रीलिम्स जो भी लोग दे रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आप सभी लोग को शुभकामनाएं जो लोग एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, जैसा होगा आप लोग को पता चल जाएगा, शेड्यूल जो भी होगी क्लास की वो पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए फिर, ओके। हाँ, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। ओके जी, थैंक यू।